मैं बहुत क्लियर था कि मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो मैंने एक फौजी अफ़सर बनना है। आज लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी फौजी हैं, पैनलिस्ट हैं। फ़ौज की जो नौकरी है, वो सिर्फ़ एक नौकरी नहीं है, वो एक जज़्बा है, वो एक जोश है, वो जुनून है। जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, मेरी रेजिमेंट पहुँचे, हमने लोगों की मदद की, लोगों को उन टूटी बिल्डिंग से निकाला। वो जो एक फीलिंग आई कि हम अपने देशवासियों के साथ उनके दुख के समय में शरीक हो पाए, हम थोड़ी सी मदद कर पाए, ये जो फीलिंग है, ये बहुत एक अपने आप में बहुत ही गहरी फीलिंग। क्योंकि जहाँ पे सैनिक आ जाता है, वो फिर ये नहीं देखता कि पानी ठंडा है, पानी में सांप हैं, पानी में वीड्स हैं, पानी में क्या है। अगर कोई भी सेना की टुकड़ी को इत्तला या तैनात किया जाता इस चीज़ के लिए, मेरे को कोई शक नहीं है कि वो युवा आराम से बचाया जा सकता। चीन और पाकिस्तान आने वाले 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे? 5 साल बाद ये उस स्तर पे आएंगी जहां ये दोनों देश मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। आज की तारीख में भारत 3.5 फ्रंट वॉर को देख रहा है। भारत पे 2 फ्रंट वॉर प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा। और खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढ़ी यानी कि जसिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी साहब, स्टेट मिरर हिंदी में स्वागत है। जय हिंद संजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। सोढ़ी साहब, हम लोग का, हिंदुस्तान का सबका सौभाग्य और उन व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का सौभाग्य है कि सोढ़ी साहब को स्टेट मिरर हिंदी के कैमरे पे सुन रहे हैं 1 to 1 बेबाक सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, आप मुझे निजी तौर पे एक फौजी होने के नाते बहुत अच्छे लगते हैं और जब मैं आपसे कोई सवाल करता हूं उसका जो जवाब आप देते हैं ना, वो विदाउट इफ एंड बट। ये सर बाई बर्थ है या फिर फौज में जाने के बाद ये ट्रेनिंग ली कि कैसे सामने वाले को फेस करके जवाब देना है? संजीव जी, पहली बात तो ये वाकई में मेरा सौभाग्य कि आज मैं पहली बार आपसे इन पर्सन मिला। हमारे कई शोज हुए लेकिन वो वर्चुअल लिंक के थ्रू हुए, और मेरा सौभाग्य कि मैं आप जैसे इतने बड़े पत्रकार से पहली बार फेस टू फेस मिला हूँ और इतने प्यारे स्टूडियो में, स्टेट मिरर का इतना अच्छा स्टूडियो में मैं हूँ। रियली मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है ये सब एक्सप्रेस करने के। संजीव जी देखिए, एक इंसान के जो बेसिक ढांचा होता है, जो बेसिक फाउंडेशन होता है, वो उसके बचपन के कुछ सालों में ही फ्रेम हो जाता है। और उसके बाद जैसे एक इमारत की जो नींव होती है, वो नींव अगर मजबूत हो तो इमारत को आप जितना भी ऊंचा लेके जाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आपके प्रश्न का जो आपके सवाल का प्रश्न ये है कि बचपन में जो चीज़ें मेरे नानी ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे माताजी पिताजी ने जो मेरे में डाली, मेरे स्कूल के टीचरों ने जो मेरे में डाली, वो मेरी एक बुनियाद सी बन गई। और उसके बाद फिर भगवान की देन रही कि मैं जहाँ गया, चाहे सेना में मैंने सर्विस की, वहाँ मेरे को बड़े अच्छे अफ़सर के नीचे मैंने नौकरियाँ की, मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद जहाँ मैं पोस्ट हुआ, मेरे जो सुपीरियर्स थे। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा एक प्रोसेस, एक सिस्टम के तहत हुई और मेरे को रियली अच्छा लगता है जब आप जैसे बड़े पत्रकार मेरे बारे में ये शब्द बोलते हैं। सोढ़ी साहब, आपने कहा कि नींव अगर मजबूत है तो इमारत मजबूत है और आपकी नींव मजबूत जो थी उसी की वजह से आपकी इमारत मजबूत हुई। और आज हम दोनों अपने को लर्निंग स्टेज में ही सोचते हैं, हम रोज़ सीखते हैं और आप भी रोज़ सीखते हैं। शायद यही हम लोग के आमने सामने बैठने पे एक दूसरे को जो कहते हैं कि आपने मुझसे सीखा और मैंने आपसे सीखा, इंसान में यही होना भी चाहिए और ये परमात्मा का दिया हुआ है, आपके संस्कारों का, हमारे संस्कारों का। मैं अब जब आपने कहा नींव मजबूत हो तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं कि जेएस सोढ़ी, बचपन में क्या नाम था सोढ़ी साहब का जो बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी के बने और आज सोढ़ी साहब को चाहने वाले भारत और विदेशों में बहुत हैं। मैं जानना चाहता हूं एक बचपन का 5-6 साल का जो मेमोरी है उस जेएस सोढ़ी को, पेरेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड,
मतलब मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ, छोटा सा बच्चा, बहुत खूबसूरत लगता था वो। सॉरी संजीव जी, आपने अभी शुरू में कहा कि हम हमेशा सीखते हैं और मैं आपकी ये बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अमिताभ बच्चन ने भी कुछ साल पहले कहा था कि मैं आज तक मैं सीख रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेता अगर कहते हैं कि मैं आज तक सीख रहा हूँ, तो मेरे को उनकी बातों में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना भी हो जाए, जितना भी आदमी तरक्की करे, प्रगति करे या ज़िंदगी की गाड़ी में आगे जाए, अगर उसमें वो सीखने की जिज्ञासा है, अगर उसमें दूसरे के अच्छे गुणों को सीखने की एक इच्छुकता है, वो इंसान हमेशा सीखेगा और हमेशा अपने नाम के लिए वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, जिससे कि उसके नाम का, उसके देश के नाम का, उसकी संस्था के नाम का नाम पे कभी भी कोई आँच आए। तो येस, आई टोटली एग्री, सीखना सबके लिए बहुत अनिवार्य है। आप किसी भी स्टेज पे हों, अगर आप में वो जिज्ञासा है सीखने की, आप सही रास्ते पे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि मैं बचपन में 4-5 साल की उम्र से क्या था, जब मैंने होश सँभाला, तो क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी ऑफ़िसर थे, मेरे नाना जी आर्मी ऑफ़िसर थे। मैं 7वीं जनरेशन हूँ फ़ौज में, तो मैंने आस-पास सिर्फ़ मैंने फ़ौज ही फ़ौज देखी। मेरे छोटे मामा जी फ़ौज में थे, मेरे मासी के हस्बैंड फ़ौज में थे, मेरे दादकों की साइड से आधे से ज़्यादा लोग फ़ौज में थे। तो मैंने जब से होश सँभाला, मैंने सिर्फ़ फ़ौज की वर्दी देखी, फ़ौज के कैंटोनमेंट्स देखे। तो बचपन से ही मैं बहुत क्लियर था कि मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, तो मैंने एक फ़ौजी अफ़सर बनना है। और भगवान की कृपा रही, मेहनत भी रंग लाई, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहा, दोस्तों की विशेज़ रही और मैं फ़ौज में आ गया। लेकिन एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा जो दर्शकों के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो मेरे पिताजी का तबादला मऊ, जो इंदौर के पास एक छोटी जगह है, मऊ से हुआ दिल्ली। और दिल्ली में मेरी और मेरी बहन की एडमिशन हुई द आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआँ में। तो मैं पहली बार जब उस स्कूल में गया, तो मैं देखा इतना बड़ा स्कूल, 7,000 से ज़्यादा बच्चे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, एक-एक क्लास में 11-12 सेक्शन। तो ये सब मेरे लिए बड़ा एक नई चीज़ थी, क्योंकि अब तक मैं छोटे शहरों में पढ़ा था, क्योंकि पिताजी सेना में थे तो उनके तबादले होते थे। वो छोटे शहरों में छोटे-छोटे स्कूल होते थे, लेकिन ये पहली बार मैंने इतना बड़ा स्कूल देखा। और जब मैं क्लास में गया, तो वहाँ जो बच्चे थे वो बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर थी। तो मेरे में एक कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया, और जब पहला एग्ज़ाम हुआ फ़िज़िक्स का था 15 नंबर का, मेरे सबसे कम नंबर आए, मेरा सिर्फ़ 1 नंबर आया। तो जब मेरी जो ज्योग्राफ़ी की टीचर थी मिसेज़ अय्यंगर, और वो हमारी क्लास टीचर भी थी, जब वो आईं, तो उन्होंने बोला कि मेरे को पता चला है कि आज 10th क्लास का पहला एग्ज़ाम के रिज़ल्ट मिले हैं, तो किस-किस के कितने नंबर आए, सबने बताया। तो उन्होंने कहा कि सबसे लोएस्ट नंबर किसके आए हैं, 5 से कम किसके हैं? तो 5 से कम में मैं ही था इकलौता जिसका 1 नंबर। 1 नंबर आया था। तो मिसेज़ अय्यंगर ने मेरे को बुलाया और अपने टेबल के पास और पूछा कि बेटा क्या हुआ? क्यों तुम्हारे 1 ही नंबर आए? तो मैंने बिल्कुल सच्चाई में उनको बताया कि मैम, मैं एक छोटे शहर से आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा शहर है दिल्ली, ये स्कूल बहुत बड़ा है, यहाँ बच्चे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, और मेरे को इन सारी चीज़ों देख के मेरे को कॉम्प्लेक्स सा हो गया, और मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कभी क्या इनकी बराबरी कर पाऊँगा। तो मिसेज़ अय्यंगर ने मेरे को कुछ बोला जो मेरे ज़हन में रहा, और ये मैं चीज़ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्वागत है। मिसेज़ अय्यंगर ने मेरे को बोला, जसिंदर, ज़िंदगी में कभी अपना सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे भरोसा करना मत छोड़ना, और मेहनत करनी कभी मत छोड़ना। सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क, अपने आप पे भरोसा करोगे, मेहनत करोगे, भगवान तुम्हें सफलता दिखाएगा। उस दिन जब मैं वापस अपनी कुर्सी पे बैठा, ये 2 शब्द सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क, ये मेरे ज़हन में घुस गए। मैंने सोचा ठीक है, मैं अंग्रेज़ी में अच्छा नहीं हूँ इनकी तरह। मैं इनकी तरह अंग्रेज़ी पिक्चरें नहीं बातचीत कर सकता, क्योंकि मैं कभी अंग्रेज़ी पिक्चर उससे पहले देखी नहीं थी, या अंग्रेज़ी गाने की बातचीत करते थे, हमने तो सिर्फ़ हिंदी के गाने सुने थे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, लेकिन जो मिसेज़ अय्यंगर ने मेरे को बोला, सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क, अपने आप पे भरोसा और मेहनत। मैंने ये तो 2 चीज़ें मेरी हैं ना, ये तो 2 चीज़ें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और मैंने फिर अपने आप पे भरोसा दोबारा करना शुरू किया, मैंने मेहनत की,
और आज भगवान की देन है कि आप जैसे बड़े पत्रकार और इतने बड़े चैनल के आज मैं स्टूडियो पे हूँ। सोढी साहब, आपका स्ट्रगल आपके साथ है, लेकिन आपके स्ट्रगल का आनंद भारत ले रहा है, हिंदुस्तानी फौज ने लिया। स्ट्रगल आपने किया, उसका रस आज संजीव चौहान भी आपके साथ स्टेट मेरा हिंदी के कैमरे पे ले रहे हैं। अगर आपका स्ट्रगल नहीं होता तो हम और आप आज बैठ के ये रसास्वादन नहीं कर पाते जो एक फौजी का कर रहे हैं। फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सोढी साहब, ये एक अलग चीज है, लेकिन वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पीछे का संघर्ष क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मैं फिर लेके जाना चाहता हूं, ये मिसेज एंगर वाली जो बात है किस सन की रही होगी, क्योंकि कितनी पुरानी बात होगी, और फिर कैसे आपने पलटा मारा कसम खा के, और आज हम आप 2026 में कितने साल बाद स्टेट में हिंदी पे बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा क्यों, क्योंकि आपके जीवन को पलटने में आपके माता पिता, आपका फैमिली जो एटमॉस्फेयर था, उसके बाद आपका नंबर, लेकिन इन सबसे पहले मिसेस एंकर ने आपकी जिंदगी को जो टर्निंग पॉइंट दिया। इसलिए मैं फिर बात करना चाहूंगा, क्या बात अच्छी लगती थी आपको, ये तो अच्छी लगी, लेकिन मिसेस एंगर का वो फेस, वो टाइम, वो सब, मतलब मैं फिर ले जाना चाहता हूं आपको, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ये 1985 की बात है जब मिसेस आयंगर ने मेरे को ये बात बोली, और आज मैं 2026 में हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं जब कुर्सी पे बैठा मैंने कहा ठीक है मैं उनकी तरह नहीं हूँ, लेकिन मेरे में 2 चीज़ें होंगी जो मिसेस आयंगर ने बताया, अपने आप में भरोसा और मेहनत, सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क। और उसके बाद मैंने मेहनत शुरू की, और भगवान की कृपा रही कि अगले साल ही जब नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम हुआ, एनडीए का एग्ज़ाम दुनिया में 8वां सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है। मैंने उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की और मैं उस एग्ज़ाम में सफल हुआ, और फिर मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की, 3 साल एनडीए में खड़कवासला जो पूना के पास में, और 1 साल आईएम में जो देहरादून में, और उसके बाद मैं सेना में कमीशन हुआ कोर ऑफ इंजीनियर्स में, और मैं अपनी पिताजी की यूनिट में ही हुआ 267 इंजीनियर रेजिमेंट में। और उसके बाद फिर जो सफ़र रहा फ़ौज का, और फिर मैं सिविल में आया। मैं कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया, फिर इत्तेफाक की बात है कि मैं मीडिया में आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मीडिया में आऊँगा, उसकी एक लंबी कहानी अलग है। मैं मीडिया में अचानक आ गया, और उसके बाद आज मैं 100 टीवी चैनल्स में हूँ, फॉरेन इंडियन मिला के। बड़े-बड़े पॉडकास्ट पे जाता हूँ। मेरे 79 पब्लिकेशन में लेख या कमेंट्स आते हैं प्रिंट मीडिया में। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम लंदन में टॉक दिया है चाइना में। मैंने कंसोर्टियम ऑफ इंडो पैसिफिक अफेयर्स न्यू जर्सी यूएसए में टॉक दिया है पाकिस्तान पे। मेरे को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंस्टीट्यूशंस बुलाते रहते हैं लेक्चर्स के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा मिसेस आयंगर के वो 2 शब्द मेरे को याद आते हैं, और वो 2 शब्द आज भी मेरे साथ उसी तरह हैं जिस तरह 1985 में वो शब्द थे। क्योंकि इन 2 शब्दों में बहुत ताकत है, और मैं दर्शकों को क्यों मैंने ये बात बतानी चाहिए कि आप में से जो ये शो देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध चैनल है, इसे लोग रोज़ लाखों करोड़ों लोग देखते हैं पूरी दुनिया में। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, अपने आप से भरोसा कभी मत खोना, अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ना। आपको लगेगा कि मेरे साथ तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को कुछ इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन रिज़ल्ट आता है। कुछ समय लगेगा ज़रूर, आता ज़रूर है। ये मैं अपनी पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत अनुभवों से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। सोढी साहब को भारत और विदेश के चैनलों पे बहुत लोगों ने देखा है, लाखों लोगों ने देखा है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल को इंडियन आर्मी के देखा है, बोलते सुना है, लोग सीखते हैं। और आपके जो वीडियोस हैं उन पे जो कमेंट आते हैं वो कोई लफबाजी वाले कमेंट नहीं है। सोढी साहब, ये स्वतः शांति सुखाए वाली बात नहीं कर रहा हूँ अपनी और आपकी खुशी के लिए, क्योंकि हम लोग पैनलिस्ट नो, ये इसलिए कर रहा हूँ कि सर पब्लिक के हाथ में कमेंट करना है, और वो अगर हमारे ऊपर कमेंट अच्छा कर रही है तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। मैं फिर पलट के ले जाना चाहता हूँ उस जे सोढी को, बच्चे को, वो क्या शैतानियाँ, क्या कुछ मतलब जो याद आता है, बचपन निकल गया जो लौट के नहीं आना है, और इस धरती पे मृत्युलोक में जो भी आया है परमात्मा ने भेजा है, वो अपने बचपन को देखने के लिए तरसता है।
आज लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी फौजी हैं, पैनलिस्ट हैं, बोलते हैं, लोग एकटक होकर सुनना चाहते हैं। बच्चे की शैतानियाँ, पड़ोस, आसपास की आंटियाँ, वो सब एक बार सर चले जाओ, आप भूल जाओ। मेरे सामने कोई लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं आर्मी का सोढ़ी बैठा है, मेरे पास एक बच्चा बैठा है, वहाँ आ जाओ सर। संजीव जी, मेरा बचपन फौजी छावनियों में निकला। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी फौज में अफसर थे, तो जहाँ-जहाँ उनका तबादला हुआ, छोटे-छोटे छावनियाँ होती थी, कैंटोनमेंट होते थे, तो वहाँ पे हमें घर मिलता था, वहाँ पे हम रहते थे। और मेरा बचपन भी बिल्कुल एक आम बचपन था, जहाँ पे गुल्ली-डंडा खेलना, पिट्ठू खेलना, कंचे खेलना। उसके बाद थोड़ी-सी जब इंडिया में हल्का-सा चेंज आया, तो ये गेम्स आ गई, मोनोपोली आ गई और बिज़नेस आ गई, तो वो फिर बच्चों ने कमरे में बैठ के खेलना। तो बिल्कुल एक साधारण सा एक बचपन था, लेकिन साधारण होते हुए भी जैसे आपने सही कहा कि हर आदमी को, हर औरत को अपना बचपन सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे पल थे जो बिल्कुल इनोसेंस में थे, जो आपके दिल में आया, आपने कहा। आपको अगर आपको याद होगा बचपन में किससे अगर गुस्सा हुआ तो आपने उसको कट्टी कर दी, फिर 2 दिन बाद अब्बा कर दिया, जो हम बचपन सारे करते थे। तो बिल्कुल तब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, मैंगोला होती थी, कोका कोला होती यस थी, यस यस छोटी-छोटी, वो छोटी 2-2 छोटी 3-3 रुपए की कांच की शीशी। काँच की, या फिर वो आइसक्रीम के ठेले आते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये बिल्कुल वैसी थी जैसे मैं आजकल देखता हूँ। आज भी जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ और मैं किसको देखता हूँ पिट्ठू खेल रहे हैं बच्चे, तो मेरे को अपने दिन याद आते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हमने की हैं, और ये जो यादें हैं, ये यादों का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल यादें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हर इंसान को अपने बचपन पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि वो जो दिन थे, वो दिन कभी लौट के नहीं आ सकते। माँ की कौन सी बात याद आती है आज इस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी को? माँ तो माँ है, उसको आप किसी पैमाने में बॉक्स में नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक जरूर चीज होती है जो याद आती है। देखिए, जब मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में चयन हुआ, तो एक ट्रेन आज भी चलती है, तब भी चलती थी, झेलम एक्सप्रेस, जो कि पूना तक जाती थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें खड़गवासला एनडीए तक छोड़ के आऊँगा। मतलब तब हमारी ट्रेनिंग पूना में फर्स्ट टर्म होती थी, एनडीए विंग घोरपुरी, तो पूना तक छोड़ के आऊँगा। तो जब वो झेलम एक्सप्रेस में मैं और मेरे पिताजी और मेरी माताजी गए, पिताजी और मैंने आगे जाना था पूना, माताजी ने वापस आ जाना था घर। तो सामान हमने अंदर रखा और तीनों बाहर खड़े थे प्लेटफ़ॉर्म पे, और जैसे ही ट्रेन का सिग्नल हुआ ग्रीन, तब तक हम नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, हँस-खेल रहे थे। खुशी थी कि बेटा फ़ौज जॉइन करना है। जैसे ही वो ट्रेन का सिग्नल हुआ ग्रीन और वो गार्ड ने सीटी बजाई, अपना हरी झंडी दिखाई, तो मेरे माताजी के आंसू निकल आए कि बेटा फ़ौज में जा रहा है। तो वो जो पल था, वो बड़ा एक एक इमोशनल पल था। रोना मैं भी चाहता था कि पहली बार अपने माँ-बाप से दूर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तब तक तो मैं कभी दूर रहा नहीं था, मैंने कभी हॉस्टल लाइफ़ देखी नहीं थी। मैं तो हमेशा जहाँ पिताजी की पोस्टिंग होती थी, मैं उनके साथ ही रहा था। तो वो एक इमोशनल मोमेंट था कि जब माताजी की आँखों में आँसू आ गए, और मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया कि मैं अब सेना में अफ़सर बनने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं रोना चाहिए। लेकिन अंदर वो जो अ, हृदय था, जो वो दिल था, वो इमोशनल था, रो रहा था, लेकिन आँखों पे वो नहीं आ सकता। तो मेरे को अभी भी वो माताजी की आँखों में वो आँसू अभी भी याद हैं, जब मैं एनडीए ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। पिताजी की कोई बात जो हमेशा साथ जाएगी आपके? पिताजी की एक बात जो बहुत बड़ा एक पिवटल और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है, जो आज मैं थोड़ा बहुत जो भी हूँ। मेरी 8वीं क्लास, जब मैं 8वीं जमात में था, 8th क्लास में था, तब से उन्होंने मेरे को छोटी-छोटी किताबें ला के देनी शुरू की, जो जनरल नॉलेज की थी। और वो 1-1, 2-2 रुपए की किताबें आती थी, 8-10 पेज होते थे उसमें। जब भी वो कहीं जाते थे, ये छोटी किताबें ले आते थे। और ये मैं किताबें बहुत पढ़ता था। और जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया, तो मेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी थी, क्योंकि ये 4 साल की जो किताबें मेरे पिताजी ला के मेरे को देते थे, उसे जो मैं पढ़ता रहा उनसे, तो जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम दिया, उसमें जो
एक दूसरा पेपर होता है जिसमें जनरल नॉलेज का बड़ा हिस्सा होता है। तो मेरे को बहुत आसानी हुई वो एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि मेरी जो नींव थी, वो 4 साल से मेरे पिताजी आस्ता-आस्ता उसको मज़बूत कर रहे थे जनरल नॉलेज के विषय में। तो वो जो एक पिवटल फैक्टर था कि जहाँ वो छोटी-छोटी किताबें लाके देते थे, तब तो मेरे को समझ नहीं आई कि किताबें क्यों लाके दे रहे हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से मेरी एक बुनियाद बना रहे थे एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। दर्शकों को जो स्टेट में हिंदी के भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बताना चाहेंगे पॉडकास्ट में आप हमारे खास मेहमान और भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी, जे सोढ़ी साहब को सुन रहे हैं। बेबाक पैनल पे हमेशा बोलते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन पॉडकास्ट मन की बात, दिल की बात, आत्मा से निकली हुई बात, बिना किसी लबो-लबाब के, बिना किसी लाग लपेट के, सीधी-सीधी अगर सुन रहे हैं, तो जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब से उनकी जीवनी सुन रहे हैं। हमेशा इंसान किसी और की जीवनी पढ़ता, लिखता और बोलता है, लेकिन मैं आज जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब के बारे में जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब से ही सुन रहा हूं, उनका अतीत और वर्तमान। वर्तमान सबने देखा है, लेकिन अतीत में सर फिर जाना चाहेंगे। मील का पत्थर जो चीज बन गई, आप अपनी आगे वाली जनरेशन को दे रहे हैं। माता पिता से आई हुई जसिंदर सिंह सोढ़ी ब्रिज की तरह आगे क्या चीज देना चाहेंगे अपने बच्चों में, और वो क्या ले रहे हैं? संजीव जी, मैं अपने बच्चों को भी और सबको, जहाँ मैं टॉक्स या लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, मैं कुछ बातें कहता हूँ कि पहली बात, अपने आप से सच्चाई रखिए, अध्ययन करिए, पढ़िए, रिसर्च करिए। आप किसी भी फील्ड में हो, एक हैबिट जो सब में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए किताबें पढ़ने की। आप फाइनेंस फील्ड में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, जिस इंसान में किताबें पढ़ने की एक हैबिट आ जाएगी, उसके अंदर एक बहुत अलग पावर ऑफ रीजनिंग आ जाती है। क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं, जो आपको उन किताबों से मिलता है, जो आपको गुण, आपको जो मोती उस किताबों से मिलते हैं, हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आज मैं तकरीबन 1 महीने में 4 से 5 किताबें पढ़ता हूँ, अलग-अलग विषयों पे। सिर्फ डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पे नहीं, अलग-अलग विषयों पे। किसकी ऑटोबायोग्राफी, किसकी बायोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, ये सब तो मैं पढ़ता ही हूँ। और जितने ये बड़े लोगों की मैंने ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ी है, इन सब में एक चीज कॉमन है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। इन सब का जो जीवन था, वो आसान नहीं था। इन सब का जीवन मखमली नहीं था। इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। इन सब लोगों के आगे चुनौतियां बहुत थी, लेकिन इनका दृढ़ संकल्प था, इनका अपने आप में भरोसा था, इनकी अपनी मेहनत थी, और तभी आज वो उस जगह पे हैं जहां वो अपनी जिंदगी की किताबें लिख रहे हैं। तो अगर एक चीज हम इनकलकेट करना चाहते हैं, वो है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप किताबें जरूर पढ़िए। और किताबें भी किंडल वाली नहीं। मेरे को टेक्नोलॉजी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने किंडल पे भी किताबें पढ़ी हैं, मैं ये पेपर बुक्स भी पढ़ता हूँ। जितना आपको अंडरस्टैंडिंग एक पेपर बुक से आएगी, आपको किंडल से नहीं आएगी। आप जब किताब पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करिए। आप वो किताब कभी दोबारा खोलेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि आपने अंडरलाइन किया है, जो आपने अंडरलाइन किया वो आपके जहन के अंदर बहुत अंदर तक बैठ जाएगा। सोढ़ी साहब कहते हैं कि फौजी का बेटा फौजी बनता है, वकील का संतान वकील बनती है, डॉक्टर की संतान डॉक्टर बनती है, पत्रकार की संतान पत्रकार बनती है। अगर लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी साहब के पिता फौजी नहीं होते, पारिवारिक कुनबे खानदान का माहौल फौज का नहीं होता, तब जे सोढ़ी साहब क्या बनते? कुछ कहीं ट्रैक और भी था नज़र में, या टारगेट किया हुआ था कि पापा की तरह ही मुझे फौज में जाना है? संजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप जिस माहौल में रहते हैं, वो माहौल का बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने बचपन से ही जब आँखें खोली, मैंने सिर्फ़ फ़ौजी छावनियाँ देखी। मैंने अपने पिताजी, अ, अपने परिवार वालों को यूनिफ़ॉर्म में देखा। तो मेरा जो बचपन से ही मेरा जो लक्ष्य था, वो था फ़ौज में जाना।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फौजी के बच्चे ही फौज में आते हैं। मेरे कई अपने कोर्समेट्स हैं, जिसे सिविल में बैचमेट्स कहते हैं। मेरे कई ऐसे कोर्समेट्स हैं जो कि सिविल बैकग्राउंड से हैं। तो एक बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही फैक्टर नहीं होता है कि कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी का जब करियर पाथ लेता है तो वो होता है, उसके कई रीज़न्स भी होते हैं। अगर मैं एक फ़ौजी फैमिली में नहीं पैदा होता, अगर मैंने ये फ़ौजी एनवायरनमेंट नहीं देखा होता, तो मेरा कहना मुश्किल है कि क्या मैं सोचता, लेकिन अगर मैं आज सोचना चाहूँ कि मैं एक सिविल बैकग्राउंड में भी होता, मैंने कभी फ़ौजी यूनिफ़ॉर्म पहले नहीं देखी होती, तब भी शायद मैं फ़ौज में ही आना चाहता, क्योंकि फ़ौज की जो नौकरी है, वो सिर्फ़ एक नौकरी नहीं है। वो एक जज़्बा है, वो एक जोश है, वो जुनून है। हमारे देश के लिए, हमारी भारत माता के लिए कुछ ना कुछ करने का। सारे करते हैं, पत्रकार भी देश की तरक्की के लिए मेहनत करता है, एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी करता है, एक इकोनॉमिस्ट भी करता है, एक बैंकर भी सारे करते हैं। मैं सब सब अपनी-अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार देश की तरक्की में मदद कर रहे हैं। लेकिन फ़ौज का एक जो चीज़ अलग है कि हम उस जगह हो पाते हैं, जहाँ पे शायद दूसरे नागरिकों को वो सौभाग्य नहीं मिलता, और ये मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा। जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, तब मेरी तैनाती मेरे रेजिमेंट में थी बठिंडा में, और घंटों के अंदर हमें वहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया गया इस अर्थक्वेक के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। तो वहाँ जब हज़ारों में लोग मर रहे थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी चिताएँ जल रही थी, बच्चे रो रहे थे, लोग रो रहे थे, बिल्कुल एक कहर का वो दिन था, मेरे को अभी तक याद है। वहाँ पे मेरी रेजिमेंट पहुँचे, हमने लोगों की मदद की, लोगों को उन टूटी बिल्डिंग से निकाला। वो जो एक फीलिंग आई कि हम अपने देशवासियों के साथ उनके दुःख के समय में शरीक हो पाए, हम थोड़ी-सी मदद कर पाए, ये जो फीलिंग है, ये बहुत एक अपने आप में बहुत ही गहरी फीलिंग है। गर्व की बात है ये। लगता है कि फौज में आना कामयाब रहा। आपने कहा कि भुज में जो भूकंप आया, उससे जो तबाही मची, उस तबाही में मददगार के तौर पे आपकी रेजिमेंट थी। ये सवाल नहीं करना चाहिए आपसे, लेकिन आपसे करना चाहिए। फौज जो है हिंदुस्तान की, वो जहां चाहे वहां पानी निकाल ले, उसके लिए धरती कहीं बंजर नहीं है, और उसके लिए हर बंजर धरती कुआं भी बना सकती है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 150 में अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर की डेथ हुई। गाड़ी डूब गई, युवराज मेहता। हमारी फौज बहुत पास में है, कोई दूर नहीं थी। सारी सरकारी एजेंसियां फेल हो गईं। क्या उसे एक बच्चे को बचाया जा सकता था? अगर फौज की मदद ले ली जाती, एयरलिफ्ट कर सकते थे किसी तरीके से, उसकी जान बच सकती थी। वो एक इंसान नहीं मरा, एक भारतीय की अकाल मौत हुई थी, एक युवा की मौत हुई थी, भारत के युवा भविष्य की अकाल मौत हुई थी। संजीव जी, मैंने जब वो चीज़ न्यूज़ में देखी, वो जवान युवा अपनी कार के छत पे खड़ा है, अपने पिताजी को फ़ोन कर रहा है कि मेरे को बचाओ। मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, मेरे आँसू निकल गए जब मैं ये देख रहा था। ये इतनी पीड़ा और करुणा का वो वक़्त होगा उस ख़ानदान के लिए, उस पिताजी के लिए, कि उसका बच्चा गुहार लगा रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब मैंने अगले दिन देखा कि एक कोई वर्कर था जिसने कहा कि मैं उस जगह पे गया, वहाँ पे कुछ रेस्क्यू वाले लोग थे। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि पानी ठंडा है, या पता नहीं कुछ ऐसे उन्होंने रीज़न दिए। और मेरे को अभी तक याद है, उस युवक ने कहा कि आप मेरे को तैरना आता है, मेरे बॉडी पे रस्सी बाँधी है, मैं जाता हूँ उनको बचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये जो 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे जो बर्बाद हुए, 6 घंटे 6 घंटे जो बर्बाद हुए, अगर किसी सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया जाता, उस युवा की जान आराम से बच सकती थी। क्योंकि जहां पे सैनिक आ जाता है, वो फिर ये नहीं देखता कि पानी ठंडा है, पानी में सांप है, पानी में वीड्स हैं, पानी में क्या है। अगर कोई भी सेना की टुकड़ी को
इत्तला या तैनात किया जाता इस चीज के लिए, मेरे को कोई शक नहीं है कि वो युवा आराम से बचाया जा सकता। और वो युवक नहीं मरा, भारत का भविष्य मरा है। वो सरकारी एजेंसियों के सामने, पिता की, बूढ़े पिता की आंखों के सामने, सरकारी सड़े हुए तंत्र के सामने, और वो सब के सब, मैं कहूंगा, आप नहीं बोल सकते, मैं कहता हूं इस चीज को, कि वो नपुंसक साबित हुए सरकारी एजेंसियां, जिनकी जिम्मेदारी थी उस लड़के को बचाने की, नहीं बचा पाए। और जिसने बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, ठंडे पानी में कूद गया जो लड़का, उसको चारों तरफ से सरकारी एजेंसियों ने घेर लिया और उसके पीछे पड़ गई। ये भारत का क्या भविष्य ऐसे ही बनेगा? संजीव जी देखिए, हम अगर विकसित भारत के सपने देख रहे हैं, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, जो मैंने इस पे कई लेख भी लिखे हैं, हमें एक चीज बहुत जरूरी है करनी, वो है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगर युवक की जान गई, इसके लिए कौन अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल था? चलो वो ठेकेदार तो था, उसने अगर क्लियरेंस नहीं ली, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे, जो रेस्क्यू एजेंसी के लोग थे, उनका जो कमांडर था, उनका जो मुखिया था, उसने क्यों नहीं एक्शन लिया उस युवक को बचाने के लिए? और ये चीज हमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना से सीखनी चाहिए। इन तीनों संस्थाओं में इतनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गलत चीज हो जाती है, तुरंत वहां एक्शन होता है। तो अगर हम वाकई में विकसित बनना चाहते हैं, 21 साल रह गए 2047 तक, हमें ये अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे लानी होगी। सोडी साहब, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की बात, आप कह रहे थे यूनिटी की बात होगी भारतीय फौज में, वायुसेना में, थल सेना में, नौसेना में, लेकिन जहां तक बात करें नोएडा पुलिस की, उत्तर प्रदेश प्रशासन की, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की, स्टेट रिलीफ वालों की, एसडीआरएफ वालों की बात करी जाए जो गाजियाबाद से टीमें पहुंची थी, ये तो वहां तमाशबीन बने ठंडे पानी और गर्म पानी में बिजी थे। ठंडा पानी कब गर्म हो तब जाएं। एक बच्चा मर चुका होता तो बात अलग है, लेकिन सामने मर गया, ये अलग बात है। अकाउंटेबिलिटी की आप अगर बात करते हैं, सेना में कोर्ट मार्शल हो जाता, बर्बाद कर दिया जाता कैरियर, लेकिन यहां तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया, 5 दिन में रिपोर्ट मांगी। युवराज मर चुका 16-17 जनवरी की रात, 5 दिन में रिपोर्ट आनी थी एसआईटी की, वो रिपोर्ट ही पी गए। यहां तो चोर के ऊपर मोर बैठा हुआ है, सब एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। और युवराज की मौत नोएडा वाले की, उसका खुलासा होता, उसमें मुकदमेबाजी होती, लोग जिम्मेदार अरेस्ट होते सरकारी एजेंसियों के, तो आगे वो सबक बन जाता। लेकिन होता कैसे? तब तक देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में, दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में कमल ध्यानी की अकाल मौत, सरकारी मौत हो गई। सवाल यह है कि साहब, हमारा सिस्टम ही सड़ा हुआ है, यहां फौज नहीं है, फौज ऑर्डर पे चलती है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है तुरंत मौके पे पहुंचना, इमीडिएट रिलीफ देना, वही तंत्र सो रहा है। तो साहब, देश कहां जा रहा है? आप 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे भारत विकसित होगा क्या? ऐसे युवराज मेहता, कमल ध्यानी को मार के अकाल मौत, सरकारी मौत, गड्ढों में खुदा खुदा के सामने एजेंसियां सरकारी मरते हुए देख के आप 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं? जब भविष्य ही मर जाएगा तो विकसित भारत को उठते हुए, बनते हुए कौन देखेगा? संजीव जी देखिए, किसी भी देश में ऐसी इमरजेंसी या ऐसी आपातकालीन इंसिडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। चाहे नोएडा में युवक की मौत हो, चाहे जनकपुरी में हो। कल ही मैं पढ़ा था कि नोएडा में एक बच्चा एक ओपन, फिर उसमें डूब के मर गया। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? पहला। दूसरा, ये चीजें पहली जगह हुई क्यों? अगर इतना बड़ा वहां पानी का एक गड्ढा था जहां पे ये युवक की मौत हुई 16-17 जैन रात को, अगर उस बिल्डर ने वो खोदा या जो भी उसने किया, उसको किसने परमिशन दी करने की? और अगर उसने किया तो कितने महीनों तक वो चीज रही क्यों? बिल्कुल। आज हम कहते हैं कि अगर किसी रेस्टोरेंट में कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो क्या हमारे फूड इंस्पेक्टर्स नहीं है? क्या फूड इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी नहीं है जाके चेक करना? अगर हर भारतीय नागरिक अपने ओहदे के अनुसार, अपनी अपॉइंटमेंट के अनुसार अपना सही काम करेगा,
गलतियां अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी। अगर क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो एक कंपनी में है, अगर उस कंपनी में साबुन बन रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला चेक कर रहा है कि साबुन जो बन के आ रहा है क्या ये एज पर क्वालिटी है, कभी वहां पे कोई गलत साबुन बनेगा ही नहीं। मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया। तो ये जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, ये कोई एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये बार बार हो रही हैं, कभी जनकपुरी में, कभी नोएडा में, कभी वहां, कभी वहां। इसके लिए जो मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे होनी जरूरी है, चाहे दरोगा लेवल पे हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर लेवल पे हो। और अगर कोई गलती हो, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, कोई अगर गलती हो गई है, एक सीमित टाइम में इंक्वायरी करिए, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, जो लोग जिन्होंने गलती की उस पर एक्शन लीजिए। आज फौज में डर क्यों है? आज फौजी गलत काम क्यों नहीं करता है? कोई इक्का दुक्का करता है जिसकी न्यूज आती है। अगर कोई फौजी इक्का दुक्का गलत काम करता है, इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है उस पे कि पहली चीज बाकियों को मैसेज जाता है कि तुमने अगर ये किया, तुम्हारा हश ये होगा। सोडी साहब, भुज में भूकंप आया, तबाही मची और उसमें सेना भगवान देवदूत बन के पहुंची भारत की। ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ, आज इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं। और इसके ठीक उल्टा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र, रईसों, हाईली क्वालिफाइड लोगों से भरा हुआ नोएडा, और उसमें एक 25-26 साल का युवराज मेहता जिंदगी की भीख मांगते मांगते सरकारी एजेंसियों की मौजूदगी में अकाल मौत मर जाता है। अच्छा लगा आपने जिस तरीके से बताया कि उसको एयरलिफ्ट करके बचाया जा सकता था। एक भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी ने इंजीनियरिंग कोर इंडियन आर्मी की उसको जिया है सर, आपने भारतीय फौज को जिया है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सोढी साहब, फौज की नौकरी तो आपने की, मगर आपको जियोपॉलिटिक्स, विदेश नीति, कूटनीति, इंटरनेशनल इंडिया के रिलेशंस, सैन्य, सामरिक, इन सबकी नॉलेज कैसे? आप नेता तो नहीं हैं, ना आप विदेश मंत्री रहे, ना आप देश के सेनाध्यक्ष रहे, आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। लेकिन आपसे जब बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि सोढी साहब एक किताब नहीं है, एक ग्रंथ है जिसमें सब कुछ मौजूद है। एक जसिंदर सिंह सोढी के अंदर विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब कैसे मौजूद हैं? संजीव जी, पहली बात तो आपने बहुत ऊंचे शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं बिल्कुल उसके काबिल नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आपने कहा तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। सोढी साहब, मुझे आपके सामने बैठने से पहले 2 घंटे 3 घंटे रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं आपके सामने क्या सवाल करूंगा और उसका आप आंसर करेंगे। आप जो सवाल करेगा वह आदमी वैसा ही आप उसका जवाब देते हैं। तो सोढी साहब के आमने सामने बैठने से पहले तैयारी करनी पड़ती है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको। सब्जेक्ट कोई भी हो, सोढी साहब के पास सबका जवाब है। संजीव जी, देखिए, जब मैं सेना में कमीशन हुआ तो मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुआ, और उसके बाद वो टेक्निकल आर्म है इंडियन आर्मी की। और मैंने आखिरी मिलिट्री हिस्ट्री की किताब पढ़ी थी 1997 में, जब मैंने पार्ट डी का एग्ज़ाम दिया था, जो कि एक प्रमोशन एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। उसके बाद मेरी लाइन टेक्निकल आर्म के अंदर ही बदल गई, क्योंकि मैंने उसके बाद एमटेक किया आईआईटी कानपुर से, और मैं टेक्निकल साइड पे चला गया। मेरा ये ऑपरेशंस और इन इन चीज़ों से बिल्कुल लाइन चेंज हो गई, और मैं टेक्निकल साइड पे ही कंसंट्रेट में रहा। जब मैं फौज की सर्विस के बाद रिटायर हुआ फरवरी 2013 में, तो मैंने कुछ साल कॉर्पोरेट्स में काम किया, और फिर मेरे को भारतीय सेना ने सिक्योरिटी एजेंसी दी, जो हर ऑफिसर को देते हैं जो रिटायर होता है, जो इंटरेस्टेड होता है सिविल में सेटल होने की। 8 दिसंबर 2021 को हमें याद होगा कि वेलिंगटन के पास कुनूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। उस हेलीकॉप्टर में 10 लोग सवार थे। तो मैं जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूं, सब में किसी ना किसी ने डाला कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया कुनूर में, और किसी ना किसी ने नाम डाला कि उसमें ये लोग सवार थे। उसमें एक नाम था ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर का।
तो मैंने जब ये नाम देखा तो मैं तो बीडी लिडर को बहुत अच्छी तरह जानता था क्योंकि हम बचपन से इकट्ठे थे। वो मुझसे 1 साल सीनियर थे केंद्रीय विद्यालय मऊ में, जहाँ उनके और मेरे पिताजी तैनात थे जब सेना में थे। फिर जब हम एनडीए में आए वो मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो हम हमारा बचपन से ही एक फैमिली रिलेशंस वाला था, हम बड़े नज़दीक थे दोनों फैमिलीज़। तो मैं प्रार्थना करता रहा कि सारे बच जाएँ, बीडी लिडर भी बच जाएँ, सारे बच जाएँ। लेकिन जब शाम को 8 दिसंबर को 7 साढ़े 7 बजे सारी टीवी चैनल ने बोला कि जितने हेलीकॉप्टर में थे, एक को छोड़ के बाकी सारे चल बसे, उनमें बीडी लिडर भी थे। तो मेरे को बहुत दुःख हुआ क्योंकि मैं बीडी लिडर को तो समीप से जानता था, दशकों से जानता था। तो मैं जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में था, मैंने एक छोटा-सा एक मैसेज डाला, कॉपी पेस्ट किया हर जगह कि मैं बीडी लिडर को जानता था। इनका घर का नाम टोनी था, ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये अप्रूव्ड मेजर जनरल थे और एंड में मैंने लिखा आरआईपी टोनी। और ये छोटे से 3-4 लाइन के व्हाट्सएप मैसेज को सारे ग्रुप से मैंने डाला। ये मेरा एक छोटा-सा हम्बल ट्रिब्यूट था उस इंसान के लिए जिसे मैं बचपन से जानता था। तो रात को 8 दिसंबर रात को 11:30 बजे, उस दिन रात को ना मैं खाना खा पाया, ना नींद आ रही थी क्योंकि इतना नज़दीक का दोस्त चला गया था। तो 8 दिसंबर रात को 11:30 बजे नरदीप दहिया जो कि तब फर्स्ट पोस्ट के एडिटर थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि तुमने ऐसे-ऐसे लिखा है, तो तुम एक आर्टिकल लिखोगे फर्स्ट पोस्ट के लिए बीडी लिडर पे। तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था मास कम्युनिकेशन का, कोई मेरी जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग नहीं थी और मैंने जैसे बताया 1997 में ही लास्ट टाइम ये सब पढ़ा था जियोपॉलिटिक्स। खैर इसका तो जियोपॉलिटिक्स से नहीं था कनेक्शन, वो बाद में आएगा। तो मैंने नरदीप भैया से पूछा कि कब तक चाहिए ये आर्टिकल? तो उन्होंने बोला कि मेरे को कल दोपहर तक चाहिए क्योंकि मैं जल्द से जल्द छापना चाहता हूँ। तो मैं सुबेरे 9 दिसंबर को उठा, जो मन में आया, कोई मेरी जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग थी नहीं, जो मन में आया मैंने लिख दिया और ईमेल कर दिया और आर्टिकल छप गया। और वो फिर आर्टिकल काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद फिर नरदीप भैया ने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि ये आर्टिकल इतना वायरल हुआ है कि बीडी लिडर पे जो विकिपीडिया पेज बना है वो तुम्हारे आर्टिकल की वजह से बना है। तो मैंने कहा मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, ऐसा कैसे? कहते जब भी कोई आदमी या कोई इवेंट फ़ेमस हो जाते हैं तो विकिपीडिया तो गूगल एक विकिपीडिया पेज बनाता है उस पे और उस पे एक रेफ़रेंस पॉइंट लेता है जो तुम्हारा आर्टिकल था। तुम अगर बीडी लिडर के विकिपीडिया पेज पे जाओगे सबसे नीचे रेफ़रेंसेस में सबसे ऊपर तुम्हारा आर्टिकल मेंशन्ड है। तो मैंने चेक किया तो दुःख था मेरे को कि इतना अच्छा दोस्त चला गया, तो मेरे को खुशी तो थी नहीं कि आर्टिकल वायरल हुआ, दुःख था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को कई प्रिंट पब्लिकेशन ने अप्रोच करना शुरू किया, आप हम पे ये लिखिए। तो मैं सिर्फ़ नॉर्मल फ़ौजी ज़िंदगियों पे ही लिखता रहा। मेरा जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई लेना-देना नहीं था। 2 महीने बाद 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तो रात को 10:40 पे मैं और मेरी वाइफ़ डाइनिंग टेबल बैठ के बस आखिरी रोटी खा रहे थे और फ़ोन आया इंडिया न्यूज़ के संजीव श्रीवास्तव का। उन्होंने कहा कि कर्नल सोढी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहा सर हम ना आपके लेख पढ़ते रहते हैं, आप बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैंने कहा धन्यवाद। कहा सर आप हमारे चैनल पे आएँगे? मैंने कौन से चैनल पे? कहते हैं इंडिया न्यूज़ पे। मैंने कहा हाँ जी, किसके लिए? कहते हैं आप रूस यूक्रेन युद्ध पे बातचीत करने के लिए। तो मेरे को रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा कोई लेना-देना ही नहीं था जियोपॉलिटिक्स डिफेंस से। तो मैंने मन में सोचा कि चलो मौका है, देख लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कब आना है? उन्होंने कहा 11 बजे। तो मेरे को लगा अगले दिन 11 बजे। तो मैंने कहा सुबेरे उठूँगा, पढ़-पुढ़ के टीवी पे बोल दूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है और कैसे आना है? कहता है सर आपको ज़ूम लिंक भेजेंगे, आप उस पे क्लिक करना, आ जाना। ठीक है। जैसे ही फ़ोन खत्म हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप पे ज़ूम लिंक भेजा, उस पे लिखा था 24 फरवरी जो वो दिन था, 20 मिनट के बाद 11 बजे। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने ये अभी? कहते हैं हाँ, अभी 20 मिनट के बाद। तब मैंने सोचा कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मैं जानता तो कुछ हूँ नहीं। मेरे को तो ये भी नहीं पता था यूक्रेन का है, रूस के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। मैंने कहा नहीं, मन में सोचा, मैंने कहा एक मौका आ रहा है, कभी मौका मत छोड़ो। और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब मौका है ना, मौका मत छोड़िए। मैंने कहा नहीं ये मौका आ रहा है, मौका ले लेते हैं। मैंने जी ठीक है। मैं फटाफट तैयार-तूर हुआ, मैं कुछ बैकग्राउंड नहीं पता, मैं जाके बस बोल दिया। बोल दिया और उसके बाद फिर अगले दिन से ही लगातार कई टीवी चैनल्स अप्रोच करने लगे। मेरे दिन में 10-10 शो होने लग गए। तो अब मैंने रियलाइज़ किया कि अब तो लोगों को मेरे चैनल्स को कुछ मेरी बात पसंद आई क्योंकि मैं
कोई वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, एक मैच्योर तरीके से बोलता था। तो मैंने कहा अब तो मैं वाक़ई में इस फ़ील्ड में आ गया हूँ, तो मेरे को फिर पढ़ना पड़ा दोबारा, फिर चीज़ें मैंने पढ़नी शुरू की और आज मैं जब बताएँ 4 से 5 किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन संजीव जी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मेरे को तीसरी बार न्यूज़ चैनल ने बुलाया, पहली बार 24 फरवरी को, उसके बाद जब तीसरी बार मेरे को कॉल आई, तब मेरे को एहसास होने लगा कि हाँ, चैनल्स को कुछ मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो मैंने अपने आप से कुछ वादे किए। पहला वादा मैंने किया कि जब भी मैं किसी टीवी चैनल या पॉडकास्ट पे जाऊँगा, मैं हमेशा सूट एंड टाई में जाऊँगा, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं जितने भी टीवी शोज़ या पॉडकास्ट पे गया हूँ, मैं हमेशा सूट एंड टाई पहन के गया। दूसरा, मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं किसी भी शो पे जाऊँगा, अगर मेरे को उस विषय के बारे में नहीं पता होगा, मैं मना कर दूँगा। अगर मेरे को रिसर्च होगा तभी मैं जाऊँगा। तीसरा चीज़ मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं कोई फ़ौज का कोई रिबन, टोपी-टापी, रिबन, ये जो कई लोग रक्षा विषय के पहन के आते हैं, वो सब, मैंने कहा वो मैं कभी नहीं करूँगा। ये आप बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको। सोढी साहब, ये क्यों नहीं पहनते? बाकी सब तो पहनते हैं, खूब सज के बैठते हैं टीवी पे फौजी। आप डरते हैं क्या पहनने से? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि संविधान ने मेरे को परमिशन दी है या ऑथराइज़ किया है भूतपूर्व ऑफिसर्स को रैंक इस्तेमाल करने के लिए, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल लिखता हूँ, आगे रिटायर्ड आता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर हम इतने टोपियाँ, इतने रिबन-रुबन पहनेंगे, तो हम जो पिक्चर प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो मेरी राय में वो ठीक नहीं है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैक्सिमम रक्षा विषय के जो टोपी और रिबन-वुबन पहन के आते हैं, उनका फ़ोकस ज़्यादा होता है रिटॉरिक्स में, सब्सटेंस नहीं होता उनका, उनके तथ्य में वज़न नहीं होता। वो शायद अपनी लैक ऑफ नॉलेज को इन चीज़ों से छुपाना चाहते और हैं चीखते बहुत हैं। और चीखते बहुत हैं। और चौथा जो मैंने अपने आप से सेल्फ प्रॉमिस किया था कि किसी भी टीवी शो में मैं कभी हाथ नहीं उठाऊँगा। एंकर पूछेगा या पूछेगी तब मैं जवाब दूँगा। मैं हाथ नहीं उठाऊँगा। ये कि जिनके कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ उँगलियाँ ऊपर ही रहती हैं। हाँ, वो इसी तरीके का हाँ, झम-झम-झम करते रहते हाँ। हैं। तो मैंने ये 4 अपने आप से वादे किए थे, सेल्फ प्रॉमिस किए थे और मेरे को फ़क्र है अपने आप पे, मैंने कभी ये चीज़ें आज तक तोड़ी नहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो आपकी सबसे एक सिरमौर बनी हुई है, वो जब भी आप आते हैं लाइव पे, जय हिंद, ये सब आप ही का देखा है मैंने सोढी साहब। आपने ये 5-6 चीज़ें गिनाई, उसमें एक आपका सिरमौर है जय हिंद, जो ये रोंगटे खड़े कर देता है। ये जब मैं शुरू के कुछ टीवी शो में गया तब मैं ये जय हिंद नहीं बोलता था। एक मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, मेरे कोर्समेट हैं, बैचमेट हैं, मेजर गौरव गौतम। उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि तुम टीवी शो पे जाते हो, क्योंकि मैं अपने कोर्स ग्रुप में डालता था शुरू-शुरू में जब मैं गया। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि जब तुम टीवी शो पे जाते हो ना, कैमरे के, शुरू जय हिंद से किया करो। और मैंने उनकी ये बात अपनाई और ये बात वाक़ई में बहुत लोगों को भाती है। मेरे को कई चैनल्स ने बोला है, कई पॉडकास्ट, और आज आपके इतने बड़े पत्रकार से भी सुनना मेरे को अच्छा लग रहा है। तो इसका सारा श्रेय जाता है मेजर गौरव गौतम। सोढी साहब, मैं कितने ही नींद में हूँ, मैं कितने हड़बड़ाया हुआ हूँ, मैं कितने ही अनिद्रा और निद्रा की स्थिति में हूँ, मैं कहीं गफलत में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, लेकिन जब ऑन कैमरा आप आते हैं और कहते हैं जय हिंद, उसके बाद मैं एकदम, मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं तब तक जब तक कि आप दोबारा जय हिंद करके नहीं निकल जाते हैं। आपके इस जय हिंद की पावर बता रहा हूँ, जैसे गायत्री मंत्र की ताकत है कि इंसान को शून्य पे लाके ब्रह्मांड घुमा देता है, आपका जय हिंद लाइव में उतनी देर तक हमें एक्टिव रखता है। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम इस टॉपिक पे हैं, जय हिंद का तो पूरा श्रेय जाता है मेजर गौरव गौतम को। और जब मैं इस फील्ड में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं पता था कि ये जियोपॉलिटिक्स डिफेंस का क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता था। एक मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, मेरे बैचमेट हैं, कोर्समेट हैं, ब्रिगेडियर टीजे के ओरी। उन्होंने जब मेरे शुरू के कुछ शो देखे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगा चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। वो काफ़ी पढ़े लिखे अफ़सर हैं। और वो रात को कई बार रात के 11 साढ़े 11 बजे मेरे को फ़ोन करते थे और मेरे को एक्सप्लेन करते थे कई चीज़ें। तो इस नॉलेज का जो आज है, उसका जो श्रेय है, वो मैं ब्रिगेडियर टीजे के ओरी को देना चाहूँगा। और मैं 1 मिनट और चाहूँगा। और मेरे कई
मित्र थे, कई मेरे बैचमेट जिन्होंने मेरे को इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स में बड़ा अच्छा गाइड किया। एक है ब्रिगेडियर डी के पात्रा, ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह, राधिका सिंह, ब्रिगेडियर भरत उरिया। इन 4-5 लोगों ने मेरे को बड़ी छोटी-छोटी टिप्पणियाँ दी, मेरी छोटी-छोटी गलतियाँ मेरे को एहसास दिलाया। तो ये सारा जो श्रेय है ये सिर्फ़ मेरा नहीं है, इसके पीछे मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, चाहे मेजर गौरव गौतम, ब्रिगेडियर ओरी, ब्रिगेडियर पात्रा, ब्रिगेडियर नरेंद्र, राधिका सिंह और ब्रिगेडियर हुरिया। जिन जिन के नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सोढी साहब ले रहे हैं, मैं उन सबको जय हिंद बोल रहा हूं तहे दिल से कि आपने देश हित में और पत्रकारों के भी चक्षु खोलने के वाली बात बताई सोढी साहब को, जो आज हम बार बार पूछते हैं कि सोढी साहब आपके पीछे ज्ञान का पिटारा कहाँ है, जहां से आप बताते हैं। और आप लोग का नाम इसलिए नहीं लिया कि हाईलाइट करना था, इसलिए लिया कि सोढी साहब ने सोढी साहब होने के बाद ये एक्सेप्ट किया खुशी खुशी कि आप लोगों की बताई हुई बातों को ध्यान में रख के आज आप वहां तक ले आए कि मेरे जैसा 37 साल पुराना जर्नलिस्ट आपसे सीखता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग आपने अपने शुभचिंतक बताए, निंदक नेरे राखिए, वो वाली बात आपने इनको पॉजिटिव में लिया। और आज हम आपसे सीख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सोढी साहब क्या कमाल करते हैं। आप तो सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल रहे आर्मी में और आप दुनिया भर की जानकारी रखते हैं। इसके पीछे उन सबका तहे दिल से स्टेट मिरर हिंदी की तरफ से शुक्रिया, जो आप सब पीछे से मजबूती देते हैं सोढी साहब को, बताते हैं बिना कोई ईर्ष्या किए। अरे सोढी जा रहे हैं, वो बोलें, गलत बोल रहे हैं तो, और सही बोल रहे हैं तो, लेकिन नहीं। शुक्रिया आपके लिए स्टेट मिरर परिवार की तरफ से। सोढी साहब आपका बहुत तहे दिल से कि हमेशा सफलता जो है ना वो आदमी अपनी जेब में रखता है, लेकिन जो विफलता है उसको बांट देता है, उसका भी। लेकिन आपने सफलता में साथियों को हिस्सेदार बनाया और यह नाम लिए। आपको मेरी तरफ से, स्टेट मिरर की तरफ से जय हिंद। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, किसी भी इंसान की तरक्की में, किसी भी इंसान की जिंदगी के सफर में उसका अपना सिर्फ योगदान नहीं होता है, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। और अगर हम एक्नॉलेज करेंगे, ये हम उनको अपना सलाम, अपना नमन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों ने, उनके रास्तों दिखाने के जो उनके, मैं कहूँगा एक इनिशिएटिव था, वही इंसान को एक कंप्लीट इंसान बनाता है। सोढी साहब, आप स्टेट मिरर पे संजीव चौहान के साथ बात कर रहे हैं। कहीं आप मुझे एक नेता की तरह, मतलब मैं आपको एक नेता की तरह उबाऊ तो नहीं लग रहा हूँ, आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, पका तो नहीं रहा हूँ? नहीं, मैं ऑनेस्टली, मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं क्योंकि पहली बार आपसे मिला हूँ इन पर्सन और हम आपके इतने प्यारे स्टूडियो में, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को कई कॉल्स आती हैं, कई पॉडकास्ट है, कई चैनल से, मैं मैक्सिमम रिफ्यूज कर देता हूँ। मैं सिर्फ गिने चुने चैनल्स या गिने चुने पॉडकास्ट पे जाता हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं इन पर्सन भी आपको बताना चाहूँगा, आपकी आंखों में देख के बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब वो किसकी आंखों में आंखें देख के बात कहते हैं ना, वो बात हमेशा सच्ची होती है। मेरे को आपके प्रोग्राम में आना, स्टेट मिरर पे आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं ना, बड़े गहरे, बड़े अध्ययन वाले प्रश्न होते हैं। और मुझे भी कई बार सोच के जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे रिसर्च करके क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को भी मजा आता है उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, क्योंकि मेरे को भी सोच के ये जवाब देने पड़ते हैं। विडंबना की बात है संजीव जी, हमारे कई टीवी चैनल हैं जहाँ के बड़े बड़े एंकर्स एक फिक्स्ड एजेंडा के साथ आते हैं। वो आपको ना बोलने देंगे, क्योंकि जब तक उनका एजेंडा नहीं मीट होगा वो आपको बोलने नहीं देंगे। ऐसे शोज में मैं सच बताऊं, मेरे को घुटन महसूस होती है, और यही कारण है कि मैंने कई चैनल्स पे जाना छोड़ दिया, बड़े बड़े चैनल्स पे मैंने जाना छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं आपके शो पे आता हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपका शो है जहां पे आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि दशकों के लिए, देश के लिए बहुत अच्छे होंगे, हमारी तरक्की में योगदान देंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरा नमन और सलाम आपको, स्टेट मिरर को, और मेरी इच्छा है कि भारत में और पत्रकार आपकी तरह हों। सोढी साहब, मैं दिन में 5 से 8 हजार 10 हजार शब्द लिखता हूं रोजाना, वो चाहे स्क्रिप्ट के रूप में हो, चाहे स्टोरी के रूप में हो, या फिर पॉडकास्ट में सवाल के रूप में हो, या जूम मीटिंग पे सवाल के रूप में। जो शख्स 10,000 शब्द औसतन लिखता हो, वो आपकी इस वाणी के सामने जो आपने कुछ बोला है स्टेट मिरर परिवार के लिए, स्टेट मिरर हिंदी के लिए, संजीव चौहान के लिए, मैं निरुत्तर हूं
कि आपको सम्मान में भी कोई शब्द दे सकूं। ये हमारा सौभाग्य है और आपका भी ध्येय देश है और हमारा भी ध्येय देश है। जब आप देश को प्रथम रखेंगे तो सब पीछे हो जाएगा, फिर वहाँ एजेंडा नहीं चलता है। एजेंडे से आप परेशान हैं, लेकिन एजेंडा वाले एजेंडा चलाते हैं। हम क्या कर रहे हैं हम वो देखेंगे, एजेंडा वाले क्या करते हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे। आपने बहुत कुछ जिया, अब हम बात कर लेते हैं सोढ़ी साहब, थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि बाकी तो सब चीज़ें आएंगी। अभी आपसे चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे। शादी का किस्सा थोड़ा सा बता दो, कैसे ये पेयर मिला? भाभी जी क्या मतलब कैसे चल पा रही? कहते हैं कि फौजी जो हैं बड़े मतलब टफ टाइप का होते हैं, उनका अपना एक ना बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, और ऐसे फौजियों की बीवियां कैसे मतलब अपने को एडजस्ट करती हैं, या आपने एडजस्ट किया भाभी के साथ? शादी की शुरुआत और अब तक कैसा चल रहा मामला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? संजीव जी, जब मैं एनडीए की सेकेंड टर्म में था तो मेरी वाइफ, जिनका नाम तरपिंदर है, तब वो क्लास 11th में थी। तो हमारा 5 साल का एज का डिफरेंस है। तो जान पहचान के मतलब नॉलेज थी दोनों फैमिलीज़ के बीच में। तो एक बार ही हम गुरुद्वारा बंगला साहब में मिले, जहाँ मैंने पहली बार उनको देखा और उन्होंने पहली बार मेरे को देखा। तो तब तो नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन फिर कुछ महीने बाद पेरेंट्स के बीच में, दोनों पेरेंट्स के बीच में बातचीत हुई और हमारा रिश्ता पक्का हुआ। फिर शादी होगी। जब शादी हुई तो मेरी पहली पोस्टिंग तो क्या था, मैं बीटेक के लिए कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना में डिटेल हुआ था इंजीनियरिंग के लिए फौज के थ्रू। तब हमारी तनख्वाह फौजियों की बहुत कम होती थी, सिर्फ 2300 रुपये आती थी, और 2300 रुपये हमारे 6 दिन भी नहीं चलते थे। तो बड़े हमें शुरू के फाइनेंशियली बड़े कष्ट दिन थे, और क्योंकि वो नॉन आर्मी बैकग्राउंड से थी तो उन्हें तो ये सब पता नहीं था, फौजी लाइफ और इतने कम पैसे। मैं तो फौजी बैकग्राउंड से था तो मेरे को तो पता था कि छोटे सैलरी में कैसे एडजस्ट करना है। तो शुरू के कुछ महीने बड़े टफ थे, लेकिन टफ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 6 दिन ही होते थे, तनख्वाह और ख़त्म हो जाती थी। लेकिन फिर हमने एडजस्ट करना शुरू किया, फिर हमने प्रायोरिटीज़ ठीक करनी शुरू की। तो उसके बाद फिर मेरी डिग्री के बाद पोस्टिंग फील्ड में हुई, कुछ महीने बाद उन्होंने मेरे को जॉइन किया। तो ये हमारा जो सफ़र था वो फ़ौज में बहुत अच्छा चला, क्योंकि फ़ौज की लाइफ अलग होती है, जैसे आप जानते हैं। जब मैंने फ़ौज छोड़ी तो सिविल में आके शुरू के कुछ साल मेरे लिए बड़े कठिन थे, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरी लाइन चेंज हो गई थी फ़ौज से बिल्कुल सिविल लाइफ। और उन शुरू के सालों में मेरी वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा एक धक्का सा लगा, आई बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं फ़ौज से सिविल आया। क्योंकि मेरे को जो बताया गया था मेरे सीनियर्स ने कि सिविल लाइफ ऐसे होती है, वो जब बाहर आया बिल्कुल अलग थी। तो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल अलग था। तो उन टाइम में मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, और आज जो भी है, थोड़ा बहुत जिस लेवल पे मैं पहुंचा, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिस कठिन समय में वो मेरे साथ थी फ़ौज छोड़ने के बाद, जब तक ये मीडिया ब्रेक नहीं हुई, और फिर वो भी शुरू के कुछ साल मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। मेरे को पढ़ना पड़ता था दिन रात कुछ चीज़ बोलने के लिए। अब चीज़ें लाइन में आ गई हैं, पढ़ता तो अभी हूँ, लेकिन अब चीज़ें ग्रिप में हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आज मैं जो भी थोड़ा बहुत जो भी हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन वक्त में, जब मैंने फ़ौज छोड़ी, तब वो मेरे साथ बिल्कुल अटूट तौर पे रही। और फ़ौज में भी जब ऐसे कई मौके आए जहाँ पे लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, वो हमेशा वो एक स्तंभ की तरह, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़े रहे कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं हुई है, शायद भगवान ने कुछ आगे हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। तो वो जो कुछ घड़ियाँ होती हैं, देखिए सुख की घड़ियों में तो सारे इकट्ठे होते हैं, उसकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो कई दुःख की घड़ियाँ होती हैं, कोई ऐसी घड़ियाँ होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद सब खत्म हो गया हो, वहाँ पे अगर कोई आपका एक अटूट तौर पे साथ दे, वो जो साथ होता है, उस साथ की जो महत्वता होती है, वो बहुत होती है। और मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वाइफ़ का तो योगदान बहुत रहा, लेकिन मैं कुछ और नाम 1 मिनट में लेना चाहूँगा, जिन्हें मैं थैंक करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बड़े पर्सनल लाइफ़ के बारे में प्रश्न पूछे हैं। मेजर हरतेज बजाज ने मेरे को पहला ब्रेक दिया, जहाँ मेरे को फ़ौज में एज़ अ एनालिस्ट बोलने का मौका मिला।
और उसके बाद फिर मेरे को एक के बाद एक बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने बुलाया। प्रेज़ेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, उनके जो एडीजी स्ट्रैटकॉम हैं मेजर संदीप शारदा ने, मेरी बहुत मदद की उस वक़्त जब मैं पहला अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहा था पिछले साल बांग्लादेश में। बांग्लादेश के ऊपर इंडिया-बांग्लादेश रिलेशंस पे सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहा था और मैंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी और मेजर जनरल संदीप शारदा को एक खत लिखा, ईमेल लिखी कि किसी सर्विंग आर्मी ऑफिसर को डिटेल करिए वहाँ पे कीनोट एड्रेस देने के लिए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, मेजर जनरल संदीप शारदा ने, मेरी बड़ी यंग पब्लिकेशन थी ग्लोबल साइड डिफेंस न्यूज़, उसके लिए उन्होंने एक सर्विंग जनरल को डिटेल किया, लेफ्टिनेंट मनराज मान, उन्होंने आके बड़ा अच्छा कीनोट एड्रेस दिया। तो ये मैं सारे नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक इंसान की तरक्की में, प्रगति में सिर्फ़ उसकी मेहनत, सिर्फ़ उसकी कुशलता नहीं होती है। बहुत लोग होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में, किसी न किसी कैपेबिलिटी में, और इंसान जब कहीं न कहीं पहुँचता है, उसके पीछे बहुत लोग होते हैं जो मदद करते हैं उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अकेला इंसान कहीं नहीं पहुँच सकता। सोढ़ी साहब, आपकी एक और ख़ास बात है जो मैंने रिसर्च किया है आपके बारे में। हिंदुस्तान का कोई फ़ौजी, छोटे से बड़ा शायद हो, जो मीडिया फ़ैमिलियर हो और उससे गूगल ना भरा हो। आपकी कोई पिक्चर वर्दी में, यूनिफ़ॉर्म में नहीं मिल पाती है गूगल पे। सेटिंग है कुछ गूगल से कि मेरी यूनिफ़ॉर्म वाली पिक्चर मत दिखाना? नहीं, ये भी मेरा कॉन्शियस डिसीज़न था कि मैं कभी अपनी यूनिफ़ॉर्म की फ़ोटो किसी मीडिया हाउस को नहीं दूँगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि जब मैं वर्दी में था, जब मैं सर्विस में था, तो मैं वर्दी में था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। अब मेरे को वर्दी में होने का कोई हक नहीं है, वर्दी की फ़ोटो दिखाने का कोई हक नहीं है क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। सर्विस में कोई माँगता, प्रोसीजर के मुताबिक मैं दे भी देता। लेकिन अब मैं रिटायर हूँ। मेरे को, जैसे मैंने पहले बताया, संविधान हमें ऑथराइज़ करता है हमारा रैंक पहनने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी, जो मैं पहनता हूँ, फ़ख्र के साथ पहनता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल लिखता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं ना वर्दी में कभी अपनी मैंने फ़ोटो कहीं पे भी दी है, तभी आपने सही कहा कि गूगल पे मेरी वर्दी पे कहीं फ़ोटो नहीं मिलेगी। वर्दी में ना फ़ोटो, ना मैं कोई टोपी, ना कोई फ़ौजी रिबन, मैं कुछ नहीं। सारा मीडिया परेशान है इस बात को लेके कि लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब को सर्च करो गूगल पर तो एक पिक्चर आपकी यूनिफ़ॉर्म में नहीं मिलती है। लेकिन आपने इसके पीछे का राज बताया। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ ये है कि आत्मा जो कहती है वो ये कहती है कि अब आप यूनिफ़ॉर्म में जब नहीं हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो कम से कम अपनी आत्मा की आवाज़ को मानते हुए ईमानदारी से वर्दी मत बेचिए। सोढ़ी साहब, आपने बहुत कुछ किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा चीन और पाकिस्तान। आने वाले 5 साल बाद हम लोग ये ब्रीफ में सब चीज़ें करेंगे क्योंकि कई देश हैं। चीन और पाकिस्तान आने वाले 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे? छोटे-छोटे में बताते चले जाइए। देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो दोस्तियां बढ़ चुकी हैं शी जिनपिंग आने के बाद, ये बहुत गहरी हो चुकी हैं और 5 साल बाद ये उस स्तर पे आएंगी जहां ये दोनों देश मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। 2030 के बाद कभी भी भारत पे टू फ्रंट वॉर होगी जिसमें पहला मोर्चा पाकिस्तान खुलेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसकी मदद के लिए चीन आएगा क्योंकि उसकी नजरें हैं अरुणाचल प्रदेश पे। और जिस तरह से बांग्लादेश इन दोनों देशों के साथ नजदीक हो चुका है, अगर बांग्लादेश अगले 4-5 सालों में न्यूट्रल होता है तो हमें बांग्लादेश से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर 4-5 सालों में बांग्लादेश उसी राह पे चलता है जिस तरह से पिछले 18 महीने चला था मोहम्मद यूनुस के नीचे, तो हमें बांग्लादेश की तरफ से भी सैनिक चुनौती है। और ये हाफ फ्रंट की बात हम करते आए हैं जिसकी पहली बार बात 8 जून 2017 को जनरल बिपिन रावत ने की थी। आज की तारीख में भारत 3.5 फ्रंट वॉर को देख रहा है। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले हमारे खिलाफ, लेकिन तैयारी तो हमें पूरी करनी होगी जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी जब तक शेख हसीना सत्ता में थी। अब हमें बांग्लादेश के लिए भी सैनिक तैयारी तो करनी पड़ेगी, बेशक वो मोर्चा खोले ना खोले। और जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, अगर हम सोच रहे हैं कि चीन हमसे ठीक ठाक हो रहा है, मित्रता दिखा रहा है, ये सब एक ढकोसला है, सब ये दिखावा है। चीन और पाकिस्तान के अंदर
कभी भी भारत के लिए सम्मान और प्यार नहीं हो सकता है। ये चीज अगर हम बांध लेंगे, हमारे सोच में चेंज आएगा। इतिहास गवाह है, ना चीन ना पाकिस्तान ने कभी भी भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ दिल से बढ़ाया हो। अगर बढ़ाया है, उनके ऊपर दबाव था, कुछ समय के लिए बढ़ाया, लेकिन जहां मौका मिला है उन्होंने फिर हमारी पीठ पे खंजर घोंपा है। क्या चीन पाकिस्तान को पी जाएगा आने वाले समय में? देखिए, चीन का तो ऑलरेडी पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल है, लेकिन अगर हम उस नजरिए से देखें, क्या चीन पाकिस्तान पे फिजिकल तौर पे कब्जा करेगा? नहीं, चीन फिजिकल तौर पे कभी कब्जा नहीं करेगा पाकिस्तान पे, क्योंकि वो जानता है अगर वो फिजिकल तौर पे कब्जा करता भी है तो उसके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो कभी चीन के नीचे फिजिकल मोड पे तो रहेगी नहीं। तो फिजिकल तौर पे तो कब्जा नहीं होगा चीन का पाकिस्तान पे, ये मैं श्योर हूं। लेकिन आज की तारीख में भी पाकिस्तान की हर डिसीजन पे चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, असीम मुनीर का जिंदगी भर के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट बनना, ये सारा चीन की वजह से हुआ है, जिसपे मैंने डिटेल लेख भी लिखा है। ये जो सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, असीम मुनीर का इतना शक्तिशाली होना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनना, ये सारों का एक लक्ष्य है चीन का, भारत पर टू फ्रंट वॉर जो 2030 के बाद कभी भी हो सकती है। और इसके लिए मैं 2 बयान बताना चाहूंगा। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया, भारत पे टू फ्रंट वॉर प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और पिछले साल ही 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारतीय सशस्त्र बल के, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी, अनकोट। तो जो मैं कह रहा हूं कि 2030 के बाद ये हम पे टू फ्रंट वॉर तो पक्का है, 3.5 फ्रंट होना हो, लेकिन तैयारी हमें 3.5 फ्रंट के लिए करनी होगी। या बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर चीन ताइवान पे की तरफ आंख उठा के देखता है तो अमेरिका कहां खड़ा होगा फिर? अमेरिका ताइवान की मदद के लिए बिल्कुल आगे नहीं आएगा। अमेरिका ने ताइवान एक प्लेट पे चीन को सौंप दिया है, और इसका मैं 2 मिनट चाहूंगा इसका एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, चीन ताइवान पे हमला तो 5 साल पहले भी कर सकता था, उसकी तैयारी तो है, लेकिन चीन को ताइवान पे हमला करने के लिए क्या चीज रोक रही थी? वो था चीन में डर कि अगर उसने ताइवान पे हमला किया और भारत ने उसके पश्चिमी मोर्चे को खोल दिया, जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, चीन का वेस्टर्न बॉर्डर है, अगर हमने उसके वेस्टर्न फ्रंट को खोल दिया तो चीन टू फ्रंट वॉर नहीं जीत सकता। बल्कि 29 जुलाई 2023 को जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा है, जहां पे उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, तथ्यों के साथ बताया है कि मॉडर्न जमाने में कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। तो चीन के लिए सबसे दिक्कत की बात थी अगर भारत, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति दूसरी बार नहीं बने थे पिछले साल 20 जनवरी तक, तब तक अमेरिका और भारत के अटूट रिश्ते थे। चीन को यह डर था कि ताइवान पे हमला अगर वो करता है और भारत पश्चिमी मोर्चा खोल देता है तो चीन तो बिल्कुल हार जाएगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने दूसरी बारी पिछले साल 20 जनवरी को, और जिस तरह से उन्होंने चीन के खिलाफ कोई बड़े कदम नहीं लिए, बल्कि उन्होंने जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है 2025 की, जो पिछले साल 4 दिसंबर को सार्वजनिक हुई, उसमें साफ लिखा है अमेरिका का दुश्मन ना रूस है ना चीन है, सबके तीनों के अपने स्फीयर और इन्फ्लुएंस हैं। यही बात मैंने पिछले साल 31 अगस्त को लेख में लिखी थी कि एक G3 अलायंस बन चुका है, अनौपचारिक अलायंस है, जिसमें तीनों महाशक्तियां इकट्ठे हैं। तो चीन का ताइवान पे हमला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद बहुत आसान हो गया, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भारत से पूरा समर्थन वापस ले लिया है, अब भारत तो कभी चीन पे हमला करेगा नहीं जब चीन ताइवान पे हमला करेगा, क्यों हमें अमेरिका का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है उस चीज में। दूसरा, अमेरिका ताइवान के लिए कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि चीन उसका दुश्मन है ही नहीं।
तो ताइवान तो बिल्कुल एक प्लेटर पे डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दे दिया। अब तो जिस तरह से पिछले साल, 1 मिनट और चाहूँगा, पिछले साल जो अमेरिकी सेना पेंटागन ने जो अपनी संसद को, कांग्रेस को रिपोर्ट सबमिट की है 23 दिसंबर को, उसमें साफ लिखा है कि 2027 के अंत में चीन ताइवान पे हमला करेगा, और डेढ़ पौने 2 साल की बात है। तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए कभी आगे नहीं आएगा। अगर ताइवान पे चीन हमला करता है, अमेरिका नहीं आएगा, क्लियर कर दिया है, लेकिन ये तब तक है जब तक डोनाल्ड ट्रंप वहां का प्रेसिडेंट है। अब रूस किस स्थिति में खड़ा होगा अगर चीन ताइवान को तरफ देखता है कि रूस भारत का दोस्त है? संजीव जी, 8 फरवरी 2022 को जब बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स थी, तो राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग गए विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के लिए, और उसके बाद एक साझा बयान आया चीन और रूस का, जहां पे रूस ने कहा कि हमारी और चीन की मित्रता जन्मों जन्मांतर तक है, एटर्नल फ्रेंडशिप है हमारी। और उसके 16 दिन के बाद रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, और 4 साल होने वाले हैं थोड़े दिनों में इस यूक्रेन युद्ध को। चीन बिल्कुल रूस के साथ खड़ा हुआ है 4 साल से, बल्कि रूस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया इन 4 सालों में, क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। तो जब रूस की मदद चीन ने की है उसके कठिन समय में, क्या रूस चीन के खिलाफ जाएगा जब ताइवान पे हमला करेगा अगले साल के अंत में? कभी नहीं। ना, दुनिया में 3 महाशक्तियां, रूस, चीन और अमेरिका। जब चीन ताइवान पे हमला करेगा, ना रूस ना अमेरिका चीन के खिलाफ जाएंगे। लेकिन चीन ताइवान पे हमला करता है, अमेरिका नहीं बोलेगा, मगर भारत बोलेगा ताइवान पे हमला होने पे। रूस और भारत दोस्त हैं, ये सब खिचड़ी कैसे पकेगी? भारत कहाँ खड़ा होगा उस वक्त? संजीव जी, देखिए, भारत बोलेगा जरूर हमले के खिलाफ, लेकिन सैनिक मदद पे ताइवान के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जब ताइवान पे हमला होगा तो भारत को यकीन हो जाएगा कि अब अगला बड़ा हमला हम पर है। क्योंकि शी जिनपिंग के कार्यकाल में शी जिनपिंग ने 3 जंग लड़नी है। पहला ताइवान के लिए, दूसरा 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स के लिए, जो कि छोटी जंग होगी, और तीसरा 2030 के बाद कभी भी 2 फ्रंट वॉर भारत पे। तो भारत बयान जरूर देगा, लेकिन सैनिक तौर पे ताइवान की मदद के लिए एक भी सैनिक नहीं भेजेगा। चलिए, आपकी बात मानते हैं। अगर चीन भारत पे हमला करता है 2030 या तो उसके बाद, जैसा आप बता रहे हैं, तो रूस की क्या भूमिका होगी? अगर 5 अगस्त 1971 को जब भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा था, हम युद्ध की तरफ आस्ते आस्ते अग्रसर थे, तो 5 अगस्त 1971 को जो रूस के दूतावास थे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिले और एक गोपनीय संदेश दिया अपने राष्ट्रपति का, सोवियत संघ के राष्ट्रपति का, जिसमें लिखा था कि अगर पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, अगर उसकी सिचुएशन को नहीं संभाला तो ये पाकिस्तान के लिए आत्मघाती होगा, सुसाइडल होगा। लेकिन पाकिस्तान ने सोवियत संघ की बात नहीं मानी, और कुछ दिन के बाद सोवियत संघ ने भारत के साथ 25 साल की मित्रता वाली ट्रीटी साइन कर दी। ये मैं एक भूमिका बता रहा हूं आपके सवाल पे आने से पहले। और 25 मार्च 1971 को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार शुरू किया, तब से लेकर जब 3 दिसंबर 71 को जब युद्ध शुरू हुआ, इस दौरान तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 61 देशों के मुखियाओं को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी लिखी मदद के लिए। 61 में से सिर्फ 3 देशों ने हामी भरी मदद करने के लिए। एक था सोवियत संघ, जो अब रूस है, दूसरा था इजराइल, जिसके साथ तब हमारे कूटनीतिक संबंध नहीं थे, जो 1992 में शुरू हुए, और तीसरा था युगोस्लाविया, जो बाद में 7 देशों में टूट गया। इन 3 देशों के अलावा कोई भी देश ने हमें मदद करने के लिए हामी नहीं भरी। यह दिखाता है कि सोवियत संघ या रूस की कितनी गहरी मित्रता थी हमारे देश के साथ। लेकिन
सब कुछ बदला 21 दिसंबर 2011 को, जब अमेरिका ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया। भारत और अमेरिका की दोस्तियां, नजदीकियां बढ़ती रही जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए दूसरी बारी। और इस दौरान रूस आस्ता आस्ता पाकिस्तान के साथ गहरी दोस्तियां करने लग गया। और जैसे मैंने पहले बताया, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब शुरुआत के बाद तो बिल्कुल चीन के साथ हो गया है। तो चीन और पाकिस्तान जब हम पे हमला करेंगे 2030 के बाद कभी भी, रूस भारत की मदद के लिए नहीं आएगा। जिस तरह से 1971 में आया था, हमें याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि अमेरिका का 7वीं बेड़ा, 7th फ्लीट, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आ रही थी, और तब रूस ने अपनी पनडुब्बियां भेजी, जिसकी वजह से अमेरिका की 7th फ्लीट को वापस जाना पड़ा। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। मतलब 1971 वाला रूस, यानी उस टाइम का सोवियत संघ और आज का रूस, अब भारत के लिए वो रूस नहीं रहेगा। और ऐसे में मोदी जी जो हैं मौजूदा प्रधानमंत्री, वो डील कराएं, ट्रेड डील अमेरिका के साथ। देखिए जब कितने खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आपसे लेंगे। ये सर कहाँ घुमाएगा? संजय जी, देखिए, ट्रेड डील तो ठीक है, देश व्यापार करते हैं और दुश्मन देश भी व्यापार करते हैं। अब हमारा चाइना से तनाव बहुत है, लेकिन तभी हम व्यापार करते हैं। मेरे को ट्रेड डील से कुछ नहीं है, ट्रेड डील ठीक है, हर देश को पैसा चाहिए। लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक हेनरी किसिंजर होते थे, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्होंने 1977 में बयान दिया था, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ बयान। उनका बयान था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। अगर हम सोचें कि अमेरिका हमारी कभी मदद करेगा, कभी नहीं करेगा अमेरिका। अगर मेरे को चुनना हो अमेरिका, रूस और चीन के बीच में, जो ट्राइड और ट्रस्टेड फ्रेंडशिप है, वो हमारी रूस के साथ या पहले सोवियत संघ के साथ रही है। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा दर्शकों को। दर्शक बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो समझ जाएंगे। क्या सोवियत संघ या अब रूस ने अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भी करने दिया भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों के लिए? कभी नहीं। क्या अमेरिका ने अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों के लिए? कई बारी। पतवंत सिंह पन्नू, जो कि इतना बड़ा खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी है, अमेरिका में खुलेआम घूम रहा है। आए गए दिन अमेरिकी जमीन से ये आतंकवादी भारत के खिलाफ बयान देते हैं। तो अब दर्शक ही समझ सकते हैं कि अगर चुनना हो अमेरिका और रूस के बीच में दोस्ती के साथ, तो किसको हमें चुनना चाहिए। सोडी साहब, आपकी बात से बात निकल के आई है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, अहम बात है। अमेरिका खालिस्तानियों को पालता है, कनाडा पालता है, लेकिन रूस में ये कभी उधर घूम के नहीं देखते हैं, इंडिया के मोस्ट वांटेड। इसमें हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती की वजह है, या रूस की सरकार इनको रगड़ के रख देगी? देखिए, जहां तक रूस की बात है ना, रूस के दिल में सच्चा प्यार है भारत के लिए। और ये मैं तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं, ये मैं अपने अध्ययन के साथ बताना चाहता हूं। 1999 में जब रूस को, सोवियत संघ को टूटे हुए 8 साल हुए थे, तब रूस के विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव। उन्होंने 1999 में प्रिमाकोव डॉक्ट्रीन के नाम से एक दस्तावेज बनाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि रूस, भारत और चीन को इकट्ठे होना चाहिए दुनिया की शांति के लिए। लेकिन उसके बाद कई चीजें हुई कि भारत और रूस की दूरियां बढ़ती रही। जैसे मैंने बताया, 2011 में जब पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान हुआ, उसके बाद तो अब हमारी रूस के साथ वो दोस्ती नहीं है जो 1971 की थी। तो पहली बात तो रूस के दिल में भारत के लिए अब भी बहुत प्यार है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, रूस में इतना डंडा चलता है इन लोगों के खिलाफ कि वो जानते हैं कि आज अगर ये खालिस्तानी या जिहादी भारत विरोधी बातें हमारे जमीन से करेंगे,
हिंदू धर्म विरोधी बातें हमारे जमीन से करेंगे, कल ये हमारे खिलाफ भी बोलेंगे, कल ये हमारे देश के खिलाफ भी काम करेंगे। तो ये दोनों कारण हैं कि रूस के अंदर कभी भी ना भारत विरोधी ना हिंदू धर्म विरोधी आपको कोई भी आदमी दिखेगा वहां पे ये काम करता हो। इसका मतलब सोडी साहब अमेरिका पालता है और कनाडा पालते हैं और ये लोग वहां पल रहे हैं। संजीव जी, ये आपका स्टूडियो है, आप चाहेंगे वही इंसान आके आपको इंटरव्यू देगा। आपकी परमिशन के बगैर, आपकी हामी के बगैर तो कोई यहाँ के इंटरव्यू नहीं दे सकता है। और अगर कोई जोर जबरदस्ती करके यहाँ कुर्सी बैठ भी जाता है तो आप उसको फौरन निकाल देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक्सप्लेन करने के। ये जो अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, जहां ये खालिस्तानी जिहादी खुलेआम घूम रहे हैं, आए गए दिन भारत विरोधी बयान देते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, हिंदू धर्म विरोधी बातें करते हैं, इनको वहां से समर्थन है, उनको वहां की सरकारों से छूट है, तभी वो कर पाते हैं। आप बताइए, भारत के अंदर क्या किसी ने अमेरिका के खिलाफ कोई बयान दिया है? भारत के अंदर क्या ईसाई धर्म के खिलाफ किसी ने बयान दिया है? क्योंकि यहां की सरकार ये चीजें होने ही नहीं देगी। तो बात वहीं आ जाती है, क्योंकि वहां की सरकारें ये चीजें अलाउ करती हैं, तभी वो चीजें वहां होती हैं। सोडी साहब, आप एक सिख हैं और सिख धर्म गुरुपंथ में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मतलब आपके, अगर मैं गलत नहीं, जितने भी गुरु रहे हैं सिख धर्म के, कहीं नहीं मिलेगा, किसी जगह एक कागज पे एक शब्द लिखा नहीं मिलेगा कि फलाना धर्म नीचा, फलाना ऊंचा है। वो कहते हैं सब धर्म अच्छे हैं। फिर ये खालिस्तानी, भारत विरोधी, गुरु नानक देव जी ने तो कमाल ही कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण, मतलब कितने गुरु सिखों के लोगे आप, उन्होंने सिख के नहीं थे, वो धर्म के पंथ के गुरु थे। तो अब ये सब मति भ्रम क्यों? संजीव जी, मैं आपके प्रश्न को दो भागों में जवाब दूंगा। पहला भाग एक निजी एग्जाम्पल से और फिर दूसरा मुख्य जो आपका प्रश्न है। जब मैं सेना में था, मैंने 2 इंजीनियर रेजिमेंट में नौकरी की, 267 इंजीनियर रेजिमेंट और 111 इंजीनियर रेजिमेंट। दोनों इंजीनियर रेजिमेंट्स में, हमारी रेजिमेंट्स में दोनों में 37% हिंदू हैं जो मराठे हैं महाराष्ट्र से, 37% सरदार हैं जो पंजाब से हैं, 18% मुस्लिम हैं और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। और मेरी दोनों रेजिमेंट्स में, 267 में और 111 में, सर्वधर्म स्थल है जहां पे एक ही छत के नीचे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है। मेरी दोनों रेजिमेंट में अनिवार्य है मंगलवार शाम को आरती अटेंड करना, फ्राइडे दोपहर की नमाज अटेंड करना और संडे सुबह शब्द गुरबानी अटेंड करना। और अगर यूनिट के ग्रंथी अगर छुट्टी पे हैं तो मौलवी ग्रंथी का काम करते हैं, अगर मौलवी छुट्टी पे हैं तो पंडित जी मौलवी का काम करते हैं। मेरी दोनों रेजिमेंट में, जैसे मैंने बताया, तीनों मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही छत के नीचे। जब मेरे पिताजी शिलोंग में पोस्टेड थे तो मैं सेंट एडमंड स्कूल में पढ़ता था, जो एक क्रिश्चियन स्कूल था। वहां पे एक चैपल था, छोटा चर्च था जहां हम लोग जाते थे। आज भी, मेरे को 13 साल हो गए फौज से रिटायर हुए, आज भी अगर किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के सामने से मैं गुजरता हूं, अपने आप मेरी आंखें नमन और इज्जत के साथ झुक जाती हैं और मैं दिल से प्रणाम करता हूं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को। ये तो सोडी साहब का अपना है ना सर, पन्नू साहब तो ढेर किए हुए हैं। अब मैं आपके प्रश्न के मुख्य भाग पे आता हूं जी। ये खालिस्तानी मूवमेंट, ये जो है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जो है अमृतसर, मिसेस गांधीज लास्ट बैटल, जो कि मार्क टली, जो बीबीसी के थे, और सतीश जैकब ने लिखी है। मार्क टली का कुछ दिन पहले निधन हुआ। अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल जो किताब है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये जो आतंकवाद था, ये जो खालिस्तानी मुद्दा था, ये कैसे उठा। आज जो ये पतवंत सिंह पन्नू या जो ये कनाडा में ये लोग घूम रहे हैं, ये जो खालिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा है उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा मिलता है, चंदा मिलता है ये मुद्दा उठाने के लिए। ये बिजनेस है उनका।
मैं 1 मिनट मेरे को देना। सिख धर्म में हमारे 5वें और 9वें गुरु ने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए। हमारे 10वें गुरु ने अपने चारों शहजादों की कुर्बानी दी भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए। कोई सच्चा सिख हिंदू धर्म और भारत के खिलाफ कैसे हो सकता है जब हमारे 3 गुरुओं ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी? कभी नहीं हो सकता है। ये जो खालिस्तानी है ये सिख नहीं है, ये व्यापारी हैं, गद्दार भी हैं। ये गद्दार हैं जो अपने धर्म का नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। और चूंकि ये धर्म से ही खेल रहे हैं इसलिए मारे मारे बंजारों की तरह घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। अपनी सरजमी, अपना गुरुद्वारा, इनको अपने गुरु कुछ नहीं नजर आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, सबसे विरक्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो हैं ये व्यापारी हैं, ये मतलबी हैं, इनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसे से। सोढ़ी साहब, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, वो कौन कौन सी किताबें हैं, किसमें क्या है और क्यों पढ़नी चाहिए? संजीव जी, किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबें आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एस्पेक्ट बताती हैं कि कोई भी जो लेखक होता है वो बहुत अध्ययन करता है तभी वो किताब लिख पाता है। मैं सोढ़ी साहब की हर किताब के नाम के साथ जानना चाहता हूं। मैंने अब तक एक ही किताब लिखी है जिसका नाम है चाइनाज वॉर क्लाउड, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जो 17 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी दिल्ली में, जिसमें मैंने साफ लिखा है ये 2 फ्रंट वॉर और ये सारी चीजें। लेकिन जब मेरी किताब प्रकाशित हुई, क्योंकि मैंने 10 मई को ये किताब लिख दी थी, उसके बाद तो फिर एडिटिंग का टाइम लगता है, आपको पता है। जब मैंने किताब लिखी तब बांग्लादेश पूरी तरह भारत के साथ था, लेकिन उसके बाद समीकरण बदला और बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया। मैंने किताब में लिखा है कि 2035 में चीन पाकिस्तान भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, लेकिन अब उसमें चेंज है क्योंकि बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया है। अब मैं 2030 कर रहा हूं, उसके कारण मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैंने किताब एक लिखी है लेकिन मैं लेख बहुत लिखता हूं, और मैं ये नहीं कहता आप मेरी किताब पढ़िए, मैं ये कहता हूं कि आप अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग लेखों की किताब पढ़िए, क्योंकि जब भी कोई किताब लिखता है, लिखना सबसे मुश्किल है। देखिए, मैं कई जगह पे कहता हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना, एक ग्रुप में लिखना सबसे आसान है, क्योंकि वो एक छोटा ग्रुप है, कोई आप पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कोई एजेंसी ना उसे पकड़ ले। व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना सबसे आसान है। पब्लिक में बोलना भी आसान है कि आप आके कुछ भी बोल दें। कई चैनल जो अनछंट चीजें पसंद करते हैं, लेकिन पब्लिक में लिखना सबसे मुश्किल है। अगर आप एक भी लाइन लिखते हैं, आपने कम से कम 10 किताबें पढ़ी होंगी तभी आप एक लाइन लिख रहे हैं। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं, आपने 100 किताबें पढ़ी होंगी तभी आप एक किताब लिख रहे हैं। तो किताब जब आप पढ़ते हैं, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और जो आप पढ़ते हैं वो आपके जहन में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये है प्रश्न आपके सवाल का कि क्यों पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब मैंने लिखी, मैंने आपको बता दिया। और जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं एक अगर एडवाइस दर्शकों को देना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा, आप किसी भी फील्ड में हो, आप किताब जरूर पढ़िए। सोढ़ी साहब, जो किताब की बात चल रही है, तो इस टाइम तो संसद को ठप कराने वाली एक किताब, ये भी इतिहास है आज़ाद हिंदुस्तान का कि जो किताब छपी नहीं उसको लेके संसद ठप हो गई। छप जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। जनरल एम नरवणे साहब, पूर्व थल सेना अध्यक्ष भारत के, जिसका फॉरवर्ड लिखा है भारत के ही पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने, एक किताब में 2 जनरल भारत के मौजूद हों और वो किताब 2.5 साल में छप ना पाए, लेकिन उससे पहले उसका जिन्न निकल के आता है संसद में, और वो ऐसा चाह के सबको मारता है कि संसद ठप हो जाती है। आखिर क्या है उस किताब में? क्या नरवणे साहब भारत के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं, या उन्होंने सच लिखा है जो कईयों को नंगा कर देगा इस किताब के पब्लिश होने पे? संजीव जी, इस किताब के कई पेजेस जगह जगह पे वायरल हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। जहां तक मैंने ये पेजेस पढ़े हैं, मेरे को इस किताब में ऐसी कोई भाषा नहीं दिखी जो कि जनरल नरवणे ने गलत भाषा इस्तेमाल की हो। कई जगह पे वो सरकार की डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े एक ऑफिसर लाइक तरीके में लिखा है। देखिए, हमें ये भी समझना होगा, वो एक
सेना अध्यक्ष रिटायर हुए। एक जनरल बनना, एक चीफ आर्मी स्टाफ बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 5 से 6 कोर्सों में एक चीफ आर्मी स्टाफ बनता है, यानी कि 2500 से 3000 में से एक चीफ आर्मी स्टाफ बनता है, जो हमारे सिस्टम ऑफ सिलेक्शन है। इतने जनरल ऑफिसर्स में से एक चीफ आर्मी स्टाफ नियुक्त होता है। और चीफ आर्मी स्टाफ को तो रूल्स अच्छी तरह पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में क्या चीज मैं सार्वजनिक डोमेन में लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं। इस किताब का फॉरवर्ड आपने सही कहा, जनरल वीके सिंह ने लिखा 2023 में, जो तब सरकार में मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन थे। उन्होंने किताब पढ़ी तभी फॉरवर्ड लिखा। उनको किताब में कोई ऐसा नहीं देखा कि सरकार के खिलाफ हो या किसी पार्टी विशेष को नीचे दिखाने की कोशिश हो। लेकिन अगर हम मान भी लें किताब में कुछ ऐसी जगह थी जो कि ठीक नहीं लगी, ये पहले ही पब्लिशर और लेखक को बता देना चाहिए था, ये पेजेस, ये पैराग्राफ डिलीट कर दीजिए, किताब पब्लिश कर दो। अगर ये किताब 1-1.5 साल पहले पब्लिश हो जाती, ये बवाल होना ही नहीं था। क्योंकि जब आपने वो चीजें डिलीट कर दी तो आम जनता को क्या पता चलेगा। अगर मैं मानूं कि इस किताब में 500 पेज हैं, सपोज 500 पेज में से अगर ये किताब जब फाइनली रिलीज होती है 1 साल पहले, उसमें 480 पेज होते, तो मेरे को और आपको पता ही क्या चलता कि 20 पेज इसमें से कम हो गए। हम तो वही पढ़ते जो सामने है। जिस भी अधिकारी ने इस किताब को रोका है, क्योंकि किसी ना किसी ने, वो कहते हैं ना, वो नोटिंग शीट किसने मूव की, जिस भी अधिकारी ने किताब को रोका है, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि उस अधिकारी ने किताब को रोका क्यों इतने टाइम पब्लिश होने से। कुछ कह देता लेखक को, पब्लिश हो, ये पेज डिलीट कर दो, ये पैराग्राफ डिलीट कर दो, तो ये मेरे को लगता है ये बैठे बैठे ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया। असल में मुद्दा कुछ नहीं था, किताब पब्लिश हो जाती, ये मुद्दा होना ही नहीं था। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आप और मैं, हमने कई बार शो किए हैं, आज पहली बार मिले, लेकिन शो हमने कई बार किए। कई बार हमारी अनबन हुई है टाइमिंग के ऊपर, लेकिन वो तो एक प्रोफेशनल तरीका है ना। जब आप काम करोगे, जब 2 बर्तन इकट्ठे तो थोड़े तो बजेंगे ही ना। लेकिन अगर आपको मेरा इंटेंशन ठीक है, कई बार मैं लेट हो गया आपके शो के लिए, आपने स्पेशली स्लॉट में रखा, मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम प्रोफेशनल्स हैं, आप प्रोफेशनल हो, मैं प्रोफेशनल हूं, हमारी अनबन रहेगी। कोई भी 2 इंसान 100% वही नहीं सोच सकते हैं। सके भाई बहन 100% नहीं सोच सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो 50 साल शादीशुदा वो नहीं सोच सकते हैं। तो आप और मैं तो प्रोफेशनल है जो कभी कभी मिलते हैं, या एक लिमिटेड समय के लिए मिलते हैं। आर्मी चीफ 1.5-2 साल रहते हैं अपॉइंटमेंट, फिर रिटायर हो जाते हैं। तो अगर कोई चीजें हैं भी जिसमें डिसएग्रीमेंट है, तो वो तो नॉर्मल है, वो तो सबके साथ होगा। अभी आज भी मैं जो इंटरव्यू दी है, कुछ मेरे प्रश्न होंगे जो शायद आपको नहीं ठीक लगे, पर ठीक है, वो मेरा नजरिया है, वो प्रश्न पूछेगा आपका नजरिया है। ओवरऑल अगर मैं कहूं, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं था कि इतना बड़ा बवाल बना। हाँ, मतलब ये है कि किताब पब्लिश नहीं, उससे पहले पब्लिसिटी मिल गई उसको। चलिए, इस पे सर अभी विराम देते हैं। हो सकता है जो अब मैं सवाल कर रहा हूँ वो आपको ठीक ना लगे। सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए भारत के जो टॉप 10 लीडर थे वो जिम्मेदार थे, ब्रिटिश टाइम के ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स वो जिम्मेदार थे, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे जो सिर्फ एक देश चाहते थे, जाति विशेष का। सवाल सर बड़ा उलझा हुआ है और मुझे बहुत उम्मीद है कि स्ट्रेट में हिंदी पे आप बताएंगे। सवाल सर बहुत अच्छा जवाब आपसे उम्मीद करता है। संजीव जी, पहले तो मेरा सलाम आपको। जैसे मैंने कई बार कहा ना, आपके प्रश्न बड़े अध्ययन वाले प्रश्न होते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। देखिए, 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में, तब सारा भारत पाकिस्तान एक ही था, जब लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान बनने की बात पहली बार की, जिसे लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, यह बात है 23 मार्च 1940 की। तब पूरे भारत में, जो पूरा यूनाइटेड इंडिया था, उसमें 8% मुसलमान भी नहीं थे जो मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन करते थे इस्लाम पे एक अलग देश की। 8% मुसलमान भी नहीं थे, 8% भी नहीं थे। कई सालों तक मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की बात तो करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला मुसलमानों से। लेकिन
5 मई 1945 को जब जर्मनी ने रशिया को समर्पण किया, युद्ध में हारने के बाद, दूसरे विश्व युद्ध हारने के बाद रशिया के सामने घुटने टेक दिए, यह दिन था 5 मई 1945 का। उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक गोपनीय स्टडी ऑर्डर की, जिसे आदेश थे 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। और इस गोपनीय स्टडी का विषय था कि रूस आने वाले समय में किस तरह से एक भूसामरिक ताकत होगा, एक जियोपॉलिटिकल पावर बनेगा। इस स्टडी ने 19 मई 1945 को विंस्टन चर्चिल को रिपोर्ट सबमिट की। उसमें साफ लिखा था कि रूस की ताकत अब बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जर्मनी उसके सामने हार गया और रूस अपनी ताकत को मध्य पूर्व में और सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में बहुत फैलाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल के भंडार हैं और सेंट्रल एशिया एक रास्ता होगा भारत और आगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करने के लिए। और उस रिपोर्ट में एक और बात लिखी थी कि रूस के बढ़ते कद को रोकने के लिए भारत का बंटवारा करना जरूरी होगा, क्योंकि जो नया देश पाकिस्तान बनेगा वो हमेशा ब्रिटेन के साथ रहेगा। भारत आजादी के बाद कभी ब्रिटेन के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने हमें कई सालों तक राज किया। और उसके बाद फिर विंस्टन चर्चिल ने मन बना लिया कि अब भारत का बंटवारा होगा। और उसके बाद जो अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन करना शुरू किया, जो तब तक नहीं कर रहे थे, और आस्ता आस्ता नतीजा क्या हुआ, भारत 2 टुकड़ों में बंट गया, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने का श्रेय विंस्टन चर्चिल को जाना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब यह डिसाइड हो रहा था कि अब भारत पाकिस्तान बनेंगे, तब पाकिस्तान के जो आज 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इसमें से 3 पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। ये 3 भारत के साथ रहना चाहते थे, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना चाहता था, NWFP। जब बलूचिस्तान ने देखा कि नहीं, अंग्रेज नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम हमें आजाद कर दो, जो कि उन्हें आजादी मिली 11 अगस्त 1947 को। 3 दिन बाद पाकिस्तान बना और 4 दिन बाद भारत आजाद हुआ। लेकिन जैसे मैंने बताया, 4 सूबों में से 3 सूबे भारत के साथ रहना चाहते थे। तो ये जो पाकिस्तान बनने का श्रेय है, ये विंस्टन चर्चिल को जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं। लेकिन इसमें हमारी जो जियोपॉलिटिक्स थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, हमारी क्या मतलब, उस टाइम तो सब अधकचरा था, वो भी कई कमजोर साबित हुई और उसका फायदा अंग्रेजों ने, चर्चिल ने उठाया और पाकिस्तान बनवा दिया। मोहरा बनाया गया जिन्ना को। जिन्ना ने अपने ही पाकिस्तान में, यानी कि अब ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में, जूते खाए थे, जूतों से पीटे गए हैं वहां जिन्ना। ये भी सच्चाई है। बिल्कुल। देखिए, जो ये पूरा बंगाल था, जो यूनाइटेड बंगाल था, जो बाद में वेस्ट बंगाल बन गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ये सारे लोग तो भारत के साथ ही रहना चाहते थे। ईस्ट पाकिस्तान पूरा भारत के साथ रहना चाहता था। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई 19 मई 1945 को, उसके बाद ही विंस्टन चर्चिल ने मन बनाया कि अब भारत को हम बांटेंगे। एक साइड पाकिस्तान होगा, जो पूरा हमारा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में मदद करेगा, मिडिल ईस्ट में मदद करेगा। दूसरी साइड ईस्ट पाकिस्तान होगा, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में मदद करेगा। हाँ, मतलब कहना ये चाहिए कि भारत का जो बंटवारा है, टुकड़े करवाए, पाकिस्तान बना के अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए कराए थे, लेकिन उसका आनंद जो है अब वो अमेरिका, चीन और रूस ये ले रहे हैं। एग्जैक्टली। गोल चेंज हो गया। वो ब्रिटेन, उसकी भावना मैली थी। वो संजीव जी, इसलिए क्योंकि अब ब्रिटेन वो महाशक्ति नहीं रहा। हाँ, जो भी है, अगर आपने किसी के लिए कांटे बोए हैं तो आपको भी उन्हीं पे चलना पड़ेगा, वो है। कुल मिला के आप अगर अब इस पॉडकास्ट में कुछ कहना चाहते हो जो मैं नहीं पूछ पाया हूं, तो आप वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि उसके बाद हम विराम देना चाहेंगे। संजीव जी, आपने तो
सारे प्रश्न पूछ लिए मेरे बचपन से, मेरी निजी ज़िंदगी से, किन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस पे तो आप इतने डीप क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी मैंने सराहना अब भी की, पहले भी आपके शो में की। तो मैं तो बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज सच में मेरे लिए एक सुनहरा दिन है कि मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे मिला। मैं स्टेट मिरर के स्टूडियो पे आया। जो प्यार, जो मान, जो सम्मान आपके पूरे स्टाफ ने दिया, आपने दिया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ये दिन मेरे लिए हमेशा बहुत सुनहरा रहेगा। आने वाले समय में ऐसी कोई रबड़ नहीं बनी होगी सोढी साहब जो स्टेट मिरर हिंदी के परिवार के बीच ही हमारी और आपकी जो बातचीत है इसको डिलीट कर पाए, मिटा नहीं पाएगी। और सवाल जवाब हम लोग आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज का दिन अमिट है। जब जब ये पॉडकास्ट चलेगा, जसिंदर सिंह सोढ़ी को आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी तो एक बार जरूर कहेंगी कि कोई हिंदुस्तानी हो तो जे.एस. सोढ़ी जैसा, जिसके रग रग में सिर्फ धर्म नहीं सर्वधर्म बस रहे हों। एक फौजी बस रहा हो, एक देश बस रहा हो, एक दुनिया बस रही हो जिसमें सब समाहित हो। इतना बड़ा आसमान है आपका, उसमें हम सब समाने के लिए इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। स्टेट मिरर हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए ये दिन हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट बना रहे, और आप आए स्टूडियो में चल के, इसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए। बस आप आए, सादर। धन्यवाद संजीव जी। जय हिंद। जय हिंद।